अध्याय 91 पलायन। अपने होंठ चाटते हुए सनी ने सावधानी से कहा, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो नेफ। हम आत्मा वृक्ष के जाल में फंस गए हैं। ये दयालु नहीं है, ये हमारी रक्षा नहीं कर रहा है। वास्तव में यह इसके विपरीत कर रहा है। अगर हम ये द्वीप नहीं छोड़ते तो हम हमेशा के लिए इसके गुलाम बन जाएंगे, या जब तक कि इसे कोई और शक्तिशाली न मिल जाए और यह हमें निगल न जाए। उसने अपना सिर झुकाया और एक अस्पष्ट भाव से उसकी ओर देखा। चलो नेफिस, याद रखो हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। ये सब शुरू से ही तुम्हारा ही विचार था। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके शब्दों ने उसके मन में चुराई हुई यादें जगा दी हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने उन उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। छोड़ो उस बड़े पेड़ को, तुम सचमुच पागल हो गए हो। शाप। चेंजिंग स्टार ने अपनी तलवार उठाए और ऐसे स्वर में कहा कि सनी कांप उठी। कैसी को जाने दो। अभी वह झिझकते हुए सोच रहा था कि सबसे अच्छा उपाय क्या होगा। फिर उसने ध्यान से अंधी लड़की को जमीन पर लिटा दिया। ठीक है, मैंने कर दिया, समझे। अब मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नेफिस उसकी नजरों से ओझल हो गया। ये भांपकर कि उस पर हमला होने वाला है, सनी ने खुद को बचाने की तैयारी की। हालांकि एक क्षण बाद ही वह जमीन पर पड़ा था। चांदी की तलवार की नोक उसके गले पर दबी हुई थी। चेंजिंग स्टार उसके ऊपर खड़ी थी, उसकी आंखों में हल्की रोशनी जल रही थी। खैर, ये तो शर्मनाक था। अपनी सारी ट्रेनिंग, अनगिनत खूनी लड़ाइयों में जीता हुआ सारा अनुभव, अपनी सारी ताकत। सनी ने सचमुच सोचा था कि नेफिस के खिलाफ लड़ाई में उसके पास डटे रहने का अच्छा मौका है, शायद बराबरी तक भी पहुंच जाए। लेकिन आखिरकार वह बस एक सेकंड ही टिक पाया। कोई भी इस शर्मनाक प्रदर्शन को समय से पहले किया गया आत्मसमर्पण कह सकता है। वाह बेवकूफ, अब बकवास बंद करो और ध्यान लगाओ। ठंडे स्टील को अपनी त्वचा पर महसूस करते हुए सनी ने जितना हो सके कम हिलने डुलने की कोशिश की। उसे पूरा यकीन था कि चेंजिंग स्टार उसे यूं ही बेरहमी से नहीं मार डालेगी, लेकिन फिर भी उसे कुछ बड़ा करने का कोई कारण न देना ही बेहतर था। आखिरकार नेफ का मन वहां नहीं था। उसके ठंडे उदासीन चेहरे को देखते हुए सनी ने अपनी आवाज को खींचा और झुंझलाहट में चिल्लाया, एस्टर सॉन्ग वेले। नेफिस का हाथ कांप उठा, जिससे उसकी गर्दन पर खून की एक बूंद लुढ़क गई। उसकी आंखें आश्चर्य और सदमे से चौड़ी हो गईं। फिर उसके चेहरे पर एक गहरा भाव उभर आया। तलवार को हल्का सा दबाते हुए वह एक कदम आगे बढ़ी और अपनी जलती हुई निगाहों से उसे भेद दिया। जब वह बोली तो उसकी आवाज दबी हुई भावनाओं से कांप रही थी। कैसे? तुम ये नाम कैसे जानते हो? तुम कौन हो? सनी ने भी उसकी प्रतिक्रिया से उतना ही आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाईं। उसने सोचा था कि ये अजीब शब्द उसकी याददाश्त जगाने के लिए किसी कोड का हिस्सा है, लेकिन जैसा कि पता चला ऐसा नहीं था। एस्टर सॉन्ग वेले, आखिर इसका क्या मतलब है? नेफिस का आपा क्या है? जरूर कोई बहुत जरूरी बात होगी। यथासंभव स्थिर रहने का प्रयास करते हुए उसने सावधानी से तलवार की धार पर नजर डाली और ईमानदारी से उत्तर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये नाम है। ये तो बस तुमने मुझे बताने के लिए कहा था, कहीं तुम भूल न जाओ कि क्या करना है। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊंगा तो तुम मेरी बात मानोगे। नेफिस उसे घूरती रही। उसके चेहरे पर एक पल के लिए शक की एक परछाई उभर आई। वह लगभग तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह एक गंभीर निश्चय ने ले ली। दांत पीसते हुए वह गुर्राई, आप किस डोमेन से संबंधित हैं? सनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहना चाहती है, इसलिए उसने बस पूछा, डोमेन क्या है? वह मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक पागलपन भरी चमक उभर आई। ये शांत, संयमित नेफिस से बिल्कुल अलग था। अगर सनी को ज्यादा पता न होता तो वह सोचता कि उसके सामने कोई बिल्कुल अलग इंसान खड़ा है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक अप्रत्याशित और खतरनाक था। इस बीच नेफ ने कहा, ऐसा दिखावा मत करो कि। अचानक वह लड़खड़ाई, फिर भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लगा जैसे सनी के सवाल ने चेंजिंग स्टार के मन में किसी चीज को छू लिया हो और एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई। कुछ सेकंड बीत गए और हर सेकंड उसकी भौहें और गहरी होती गईं। धीरे धीरे उसकी आंखों में वही जानी पहचानी शांति लौट आई। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे सब कुछ याद था, लेकिन जैसा कि नेफिस ने वादा किया था, सनी की बात सुनने के लिए ये काफी था। उसे यह बात इस बात से समझ आ गई कि आखिरकार उसने तलवार की नोक उसके गले से निकाल ही दी थी। उसने उसे खड़े होने में भी मदद की थी। फिर उसने सनी की ओर अजीब भाव से देखते हुए कहा, मैंने सचमुच तुमसे ये शब्द कहे थे।
अपनी हल्की कटी हुई गर्दन को सहलाते हुए उसने बस सिर हिला दिया। ब्लडवीव पहले से ही उसकी त्वचा को हुए नुकसान की मरम्मत में व्यस्त था। नफिस ने नीचे देखा, फिर कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो वे दृढ़ संकल्प से भरी थीं। मुझे क्या करना चाहिए? सनी सचमुच उससे उन 3 रहस्यमयी नामों का मतलब पूछना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। उन्हें जल्दी करनी थी। कैसी से कहो कि वह अपने कर्मचारियों को बुलाए, फिर उसे नाव में ले जाए। अपनी तलवार को हटाते हुए चेंजिंग स्टार ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और अपने दोस्त की ओर चली गई। तारानकन तारानकन तारानकन। जानिए पाकिस्तान की मशहूर अभिनेत्री कैसे बनी भारत की लोकप्रिय अभिनेत्री। ब्रेनबेरीज। किसी तरह नेफिस कैसी को अपने पीछे आने और उस भयानक जहाज पर चढ़ने के लिए राजी कर ही लेता है। उसे शायद बहुत सी बातों के बारे में झूठ बोलना पड़ा होगा, लेकिन सनी पूछना नहीं चाहता था। उसे डर था कि उसकी गलती सब कुछ बर्बाद कर देगी। जैसे ही लड़कियां नाव के अंदर पहुंची, उसने अपने थके हुए शरीर को साए में लपेट लिया और अपने हाथ नाव के धातु के पतवार पर रख दिए। उसके शरीर का हर हिस्सा अपने अपने तरीके से दर्द कर रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह थक चुका था। चलो सनी, एक आखिरी धक्का। एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसने अपनी मांसपेशियों को खींचा और नाव को काले पानी की ओर धकेल दिया। जैसे ही संध्या की अंतिम रोशनी लुप्त हुई और संसार पूर्ण अंधकार में डूब गया, एक राक्षस की हड्डियों से बनी नाव राख की रेत से फिसलकर अंधेरे समुद्र की ठंडी आगोश में चली गई। सनी के निर्देशों का पालन करते हुए कैसी ने अपनी छड़ी को निशाना बनाया और उसका जादू सक्रिय कर दिया, जिससे उनके छोटे से पाल पर तेज आंधी चलने लगी। पहले तो नाव धीरे धीरे चल रही थी, मस्तूल दबाव से चरमरा रहा था, लेकिन चेंजिंग स्टार की कारीगरी बेहद सटीक और विश्वसनीय थी। राक्षस की रीढ़ मजबूत थी और धीरे धीरे छोटी नाव ने गति पकड़नी शुरू कर दी। सनी जहाज के पिछले हिस्से में बैठा स्टीयरिंग संभाल रहा था। उनके सामने क्षितिज तक फैला काला पानी का अंतहीन विस्तार था, जिसकी गहराइयों में अवर्णनीय भयावहता छिपी थी। उनके पीछे भयानक आत्मा भक्षी वृक्ष धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। सनी उसे घूर रहा था। उसके दिल में गहरे अफसोस की भावना घर कर गई। काश उसमें इतनी ताकत होती कि वह उसे नष्ट कर पाता। उस प्राचीन राक्षस से बदला लिए बिना यूं ही चले जाना उसे क्रोध से भर रहा था। खैर, कम से कम उसने इसे एक उपहार के रूप में छोड़ा। एशन बैरो में पत्थरों से बनी एक छोटी सी कोठरी में एक मोमबत्ती जल रही थी जो उसकी लौ को हवा से बचा रही थी। मोमबत्ती के पास सूखी गिरी हुई पत्तियों का एक ऊंचा ढेर कोठरी के ऊपर ऊंचा उठ रहा था। सनी को उस ढेर को इकट्ठा करने में काफी समय लगा था। उसने द्वीप के ज्यादातर हिस्से को छान मारा था ताकि वह ज्यादा से ज्यादा ऊंचा हो जाए। उसने पत्तों में सूखी समुद्री घास और कैरपेस डेमन की बची हुई चर्बी भी मिला दी थी। कुछ समय बाद छोटी मोमबत्ती अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई। ज्यादातर मोम पिघल चुका था, जिससे वह और भी छोटी हो गई थी। जैसे ही लौ बुझने वाली थी, उसने पत्तियों को जला दिया। कुछ ही सेकंड बाद द्वीप के बीचों बीच एक विशाल दहकती हुई आग भड़क उठी, जिसने उस दुष्ट वृक्ष के लाल पत्तों को रोशन कर दिया। लगभग तुरंत ही द्वीप के चारों ओर का काला पानी हिलने लगा। सनी पहले ही इतनी दूर जा चुका था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे नहीं पता था कि अंधेरे समुद्र के जीव आत्मा भक्षक को नष्ट कर पाएंगे या नहीं। उसे पक्का शक था कि उस प्राचीन दानव को नष्ट करना इतना आसान होगा। हालांकि कारापेस दानव के मर जाने और उसकी जगह लेने वाले 3 इंसानों के चले जाने के बाद द्वीप पर उस पेटुपेल की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। शायद उसे कम से कम गंभीर नुकसान तो होगा ही। फिलहाल वो यही सबसे अच्छा कर सकता था। एशन बैरो की दिशा में पीछे मुड़कर देखते हुए सनी ने अपने दांत पीस लिए और सोचा, एक दिन मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा कि उस पेड़, इन राक्षसों और मेरे रास्ते में आने वाले हर किसी को नष्ट कर दूंगा। एक दिन मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा कि फिर कभी किसी से या किसी चीज से नहीं डरूंगा। इसके बजाय वे सभी मुझसे डरेंगे। उसने ध्यान नहीं दिया कि जैसे ही वह ये शब्द सोच रहा था, कैसी ने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी ओर मुड़ गई। उसके चेहरे पर एक अंधकार में भाव उभर आया, जो शीघ्र ही अनिश्चितता और संदेह में बदल गया। अध्याय 92 रात में यात्रा। घोर अंधकार में एक छोटा सा जहाज बेचैन समुद्र की काली सतह पर सरक रहा था। राक्षस की रीढ़ से बना उसका मस्तूल हवाओं के प्रहार से हिल रहा था। इस विशाल और प्रकाशहीन शून्य के भयावह सन्नाटे में तेज रफ्तार नाव लहरों को ब्लेड की तरह चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हड्डियों की चरमराहट और पॉलिश धातु के पतवार पर पानी के टकराने के अलावा कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी।
सनी पतवार पर बैठा था और कवचयुक्त नाव को चला रहा था। वह उन्हें पश्चिम की ओर ले जा रहा था। रास्ता दिखाने के लिए चांद या तारे न होने के कारण नाव को सही रास्ते पर रखना मुश्किल था। लेकिन क्रिम्सन स्पायर की ठंडी और भयावह छाया ने उसके मन पर एक छाप छोड़ी थी। इसे दिशा सूचक की तरह इस्तेमाल करते हुए वह बिना रास्ता भर के खतरनाक पानी में नौकायन करने में सक्षम था। ऊपर काला आसमान, नीचे अंधेरा समंदर। उस गहरे अथाह गड्ढे से उन्हें सिर्फ एक पतली सी स्टील की परत अलग कर रही थी और वे रात भर नाव चलाते रहे। उनके नीचे अनगिनत भयावहताएं शापित गहराइयों में छिपी थीं। कई बार सनी को विशाल परछाइयां छोटी नाव के पास आती हुई महसूस हुई, जो उनकी गुजरने की आवाज से आकर्षित हो रही थी। कुछ भी करने में असमर्थ, उसके पास चुपचाप कांपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह प्रार्थना करता रहा कि वे भयानक जीव दूर चले जाएं। अब तक तो किस्मत उनके साथ थी। शायद वे इन प्राचीन दानवों की भूख मिटाने के लिए बहुत छोटे और कमजोर थे। यात्रा शुरू होने के कुछ घंटों बाद सनी को लगा कि उसके मन पर लगातार छाई हुई खींचतान कम होने लगी है। उसके विचार धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रहे थे और विस्मृति का धुआं हर पल कम होता जा रहा था। जल्द ही उसके सिर में कांच के टूटने की एक भूतिया आवाज गूंजी। तुरंत ही उसकी चेतना पर छाए धुंध के आखिरी अवशेष भी गायब हो गए। वह आत्मा भक्षक के मोह से मुक्त था। राहत महसूस करते हुए सनी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसकी मुस्कान कमजोर और झिझक भरी थी। मन के जादू का असर खत्म होने के साथ उसकी सामान्य तीक्ष्णता लौट आई थी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य भार हट गया हो, जिससे उसके विचार फिर से बेरोक-टोक प्रवाहित होने लगे। सब कुछ साफ हो गया, मानो पूरी दुनिया अचानक ध्यान में आ गई हो। यह एक अद्भुत एहसास था, लेकिन इसके साथ ही उन्हें ये भी समझ आया कि उनकी वर्तमान स्थिति कितनी भयावह और खतरनाक थी। वे सचमुच एक भूखे रसातल के किनारे पर संतुलन बना रहे थे। उनका जीवन केवल मनमौजी भाग्य पर निर्भर था। एक अस्थायी नाव पर सवार होकर शापित समुद्र के अंधेरे विस्तार में जाने का निर्णय विशुद्ध पागलपन था। लेकिन फिर भी शुरू से ही भूले हुए किनारे में कुछ भी समझदारी भरा नहीं था। इस वीरान नर्क में सबसे पागलपन भरा चुनाव कभी कभी सबसे अच्छा विकल्प होता था। दांत पीसते हुए सनी ने चप्पू पकड़ लिया और अंधेरे में देखने लगा। कुछ मिनट बाद कैसी अचानक हिली, जिससे नाव धीरे से हिलने लगी। उसने जादुई छड़ी नेफिस को दे दी और सावधानी से सनी के पास पहुंची, अपने हाथों से अंधेरे में रास्ता ढूंढने लगी। इससे पहले कि सनी समझ पाती कि वो उससे क्या चाहती है, उसने अचानक उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अंधी लड़की ने अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। उसके चेहरे पर गर्म आंसू बह रहे थे। सनी स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह कैसी के शरीर को अपने से सटा हुआ और रोने से कांपता हुआ महसूस कर सकता था। उसके हाथ उसकी गर्दन में कसकर लिपटे हुए थे। जब वह स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, उसने धीरे से फुसफुसाया, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत असहज महसूस करते हुए सनी ने गला साफ करने का नाटक किया। ओह, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी चेतावनी न होती तो हम अभी भी उस द्वीप पर फंसे होते। तो हम बराबरी पर हैं। फिर उसने अपना हाथ उठाया और अजीब तरह से उसकी पीठ थपथपाई। वे दोनों अपनी आवाज को यथासंभव धीमी रखने के लिए सावधान थे। उन्हें डर था कि वे काली गहराइयों से कुछ आकर्षित करेंगे। कैसी कई मिनट तक चुपचाप रोती रही, फिर आखिरकार उसने उसे छोड़ दिया। अपना चेहरा पोंछते हुए उसने अपना शरीर उससे दूर खींचा और फुसफुसाया, मुझे माफ करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसकी आवाज थोड़ी अजीब लग रही थी। उलझन में सनी ने अपनी भौहें उठाईं। वह किस बात के लिए माफी मांग रही है? ओह, मुझे भी माफ करना। तुम्हें पता है, उस समय तुम्हें पकड़ने के लिए। वह मुस्कुराए और अपने चेहरे से आखिरी आंसू पोंछते हुए नाव के बीच में वापस जाने के लिए मुड़ी। सनी एक बार फिर अकेली रह गई। स्टीयरिंग की पतवार थामे रहने के अलावा कुछ न करते हुए उसने अपने विचारों को भटकने दिया। मन फिर से साफ हो जाने पर कई बातें फिर से सोचने लायक थीं। उसे किसी न किसी तरह अंतहीन अंधेरे खालीपन के भयानक दबाव से खुद को विचलित करना ही था। इस तथ्य के बावजूद कि सोल दिवायरा के साथ उनका अनुभव बहुत कष्टदायक था, सनी किसी तरह से दूसरे छोर पर बेहतर स्थिति में पहुंचने में कामयाब रही। इस बार उसकी उपलब्धि वाकई अविश्वसनीय थी। उसे एक अद्भुत नया हथियार, कम से कम 100 छाया टुकड़े और 2 नए गुण मिले थे। दिव्यता की चिंगारी अपने पिछले संस्करण की तुलना में एक वास्तविक सुधार थी। स्मृतियों की आंतरिक संरचना को समझने की क्षमता ने ही संभावनाओं के एक नए क्षितिज को खोल दिया। हालांकि उसकी रुचि रहस्यमयी रक्त बुनाई में ज्यादा थी। किसी तरह
सनी को लगा कि उसने उस विशेषता की विशिष्टता और महत्व को बहुत कम करके आंका था। इसकी उत्पत्ति भी रहस्यों के पर्दे में ढांकी हुई थी। वह बुनकर कौन था जिसका इचोर उसने पी लिया था? वे अज्ञात कौन थे जिनका जिक्र करने से मंत्र भी हिचकिचा रहा था? देवताओं से उनका क्या संबंध था? दुष्ट चोर पक्षी के बच्चे से उसे जो प्रारंभिक स्मृति मिली थी, उसका प्रकार और पद क्यों रिक्त छोड़ दिया गया था? ये कैसे संभव हुआ कि एक स्मृति किसी जागृत व्यक्ति को नए गुण दे सके? उस अंतिम प्रश्न ने उसे कुछ और सोचने के लिए प्रेरित किया। ऊपर देखते हुए उसने नफिस को देखा और उनकी बातचीत को याद करने की कोशिश की। पीछे मुड़कर देखने पर उसने बहुत सी बातें उजागर की जिन पर वह उस समय ध्यान देने में असफल रहा था। सबसे पहले सनी अब जानती थी कि कैसी का जादुई कवच जो उसे चेंजिंग स्टार ने दिया था, छठी श्रेणी की एक जागृत स्मृति थी। इसका मतलब था कि यह एक जागृत आतंक से आया था, जो माउंटेन किंग से एक वर्ग ऊपर का एक दुष्स्वप्न प्राणी था, जिसे उसने खुद अपने पहले दुष्स्वप्न में मार डाला था। चेंजिंग स्टार ने अपना असली नाम कैसे अर्जित किया, इसका रहस्य अब उजागर होने के एक कदम करीब था। अध्याय 93 काला पानी। जाहिर है, जहां तक असंभव को संभव बनाने की बात है, नेफिस ने सनी को भी मात दे दी थी। एक आकांक्षी का एक जागृत तानाशाह पर विजय पाना पहले से ही अविश्वसनीय था, लेकिन एक जागृत आतंक को मारने से अविश्वसनीय शब्द को एक बिल्कुल नया अर्थ मिल गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी पहलू क्षमता इतनी बहुमुखी है। अब उसे लगभग यकीन हो गया था कि चेंजिंग स्टार का पहलू भी उसकी तरह ही दिव्य श्रेणी का था। यही कारण था कि वह अपनी विचित्र और दुर्जय शक्तियों से उपचार और विनाश दोनों ही कर सकती थी, एक ऐसा संयोजन जो उसके अपने छाया नियंत्रण जितना ही दुर्लभ था। क्या संभावना है कि दिव्य पहलुओं वाले दो स्लीपर स्वप्न लोक में एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं? शून्य के करीब। ऐसा लग रहा था जैसे अप्रत्याशित भाग्यशाली गुण ने एक बार फिर भाग्य के धागे घुमा दिए हों। सनी को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। उसका जन्मजात गुण भयानक शाप और अविश्वसनीय आशीर्वाद दोनों ही ला सकता था। पहली नज़र में नेफिस से उनकी मुलाकात बाद वाली ही लग रही थी, लेकिन अगर यह सचमुच भाग्यशाली द्वारा नियति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा था, तो अंत में ये सबसे बुरी विपत्ति साबित हो सकती थी। आखिरकार उसके असली नाम का एक संभावित अर्थ विनाश का सितारा था। नेफिस के साथ युद्ध करने से पहले उस क्षण में जो भय उसने महसूस किया था, वह अभी भी सनी के मन में ताज़ा था। और भी कई बातें थीं जो उसने बताई थीं। वह इचोर की बूंद के बारे में जरूर कुछ जानती थी, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे उसे वंश स्मृति कह दिया था। इससे पता चलता है कि नेफिस को सनी और बाकी लोगों की तुलना में इस मंत्र के बारे में कहीं ज्यादा जानकारी थी। ऐसा लग रहा था मानो जागृति के उच्च वर्ग में कुछ ऐसे रहस्य थे जिन्हें वे किसी और को नहीं बताना चाहते थे। उसने उसे जो 3 रहस्यमय नाम बताए थे, शायद वे भी इन्हीं रहस्यों में से एक रहे होंगे। और आखिरी शब्द जो उसने पूछा था कि वह किस क्षेत्र से ताल्लुक रखता है, ये क्षेत्र क्या थे? बहुत सारे सवाल। सनी ने उन पर विचार करने में कई घंटे बिताए। साथ ही उन्होंने फॉरगॉटन शोर के बारे में एकत्रित की गई सारी जानकारी पर भी गौर किया। कवच नाव अंधेरे पानी के ऊपर उड़ती हुई पश्चिमी क्षितिज के करीब पहुंचती जा रही थी। जल्द ही उसे लगा कि रात अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। सनी के दिल में उम्मीद की किरण जगी। हालांकि ये वह समय था जब अंततः उनकी किस्मत खत्म हो गई थी। तारांकन तारांकन तारांकन। यह आपदा अप्रत्याशित रूप से आए और उन्हें अफरा तफरी के शून्य में धकेल दिया। इस बार सनी को नाव के पास कुछ भी आता हुआ महसूस नहीं हुआ। खतरा बस कहीं से प्रकट हो गया, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। एक क्षण काला पानी शांत और साफ था। अगले ही क्षण वह हलचल से उबल रहा था। उसमें से विचित्र तंतु निकल रहे थे और नाव के पतवार को लपेट रहे थे। सनी ने अपने पैरों पर कूदने की कोशिश की, लेकिन उसी पल पूरा जहाज जोर से एक तरफ झटका खा गया। गिरते हुए उसने धातु के मुड़ने और टूटने की आवाज सुनी। फिर उसके मुंह में नमकीन पानी भर गया। उठते हुए उसने नाव के अगले हिस्से पर खड़ी नेफिस की एक झलक देखी। उसकी चांदी की तलवार उस तंतु पर वार कर रही थी जो उसकी ओर बढ़ रहा था। हालांकि अंधेरे में अंधी होने के कारण वह एक अलग खतरे को भांप नहीं पाई। एक और तंतु उसके शरीर के चारों ओर मुड़कर लिपट गया। फिर बिना एक चीख के वह चली गई। अंधेरी गहराइयों में घसीट ली गई। लौटने की कोई उम्मीद नहीं। बस एक लंबा ब्लेड बचा था जो उस विशाल तंतु के उभरे हुए मांस में बेबस सा फंसा हुआ था। सनी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद जहाज का कवच टूट गया और टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे वह ठंडे काले पानी में गिर गया।
एक पल के लिए सनी ठंड से स्तब्ध रह गया। फिर परछाई को अपने शरीर से लपेटते हुए वह तैरकर ऊपर आया और सतह तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। जल्द ही वह सफल हो गया और घूमकर कुछ देखने की कोशिश करने लगा, कुछ भी जो उसे उम्मीद दे सके। लेकिन चारों ओर कुछ भी नहीं था, केवल लहरें और घुमावदार जाल थे। सिवाय दूर सनी ने पानी के ऊपर एक अस्पष्ट आकृति उभरती देखी। उसने अपनी आंखें जोर से घुमाकर उसकी प्रकृति समझने की कोशिश की। तभी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ 100 मीटर दूर समुद्र की सतह से ऊपर एक विशाल पत्थर का हाथ खड़ा था। उसकी हथेली खुली हुई थी, मानो आकाश को गले लगाने की कोशिश कर रही हो। वह पतला और नाजुक था, जिसे किसी अनजान मूर्तिकार ने लगभग अमानवीय कौशल से तराशा था। अगर सनी को ज्यादा जानकारी न होती तो वह सोचता कि वह हाथ किसी जीवित सांस लेते हुए प्राणी का है। लेकिन अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। बस इतना मायने रखता था कि उसके पास बचने का मौका था। अपने शरीर की हर मांसपेशी को खींचते हुए सनी ने एक मुड़ते हुए तंतु को चकमा दिया और हाथ की ओर तैरते हुए जितनी तेजी से हो सकता था आगे बढ़ा। लेकिन फिर वह अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। धातु और हड्डियों के बेढंगे टुकड़े, जो उनकी नाव के बचे खुचे हिस्से थे, अंधेरे समुद्र की सतह पर तैर रहे थे। उसने नेव को उस अनजान जीव के तंबुओं द्वारा पानी के नीचे खींचते हुए देखा था, लेकिन कैसी, जो अपने जादुई ध्यान विकर्षण करने वाले अंगरखे में लिपटी हुई थी, बच निकलने का मौका पा गई। वह कम से कम उसे ढूंढने की कोशिश किए बिना नहीं जा सकता था। उद्धरण ... या मैं कर सकता हूँ। सनी के मन में एक अजीब सा विचार आया। आखिरकार उसका अपना अस्तित्व ही तो असल में मायने रखता था। बाकी सब तो बस एक भटकाव था। तुम एक पल के लिए अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? क्या तुम सचमुच अपनी कीमती जान जोखिम में डालने वाले हो, इस उम्मीद में कि यह लाचार लड़की अभी भी जिंदा है? वह हिचकिचाया। मान लो वो एक बोझ के सिवा कुछ नहीं है। तुम्हें हमेशा से पता था कि एक दिन वो तुम्हें नीचे खींच लेगी। हाँ, उसने किया। लेकिन क्या? तू तो मर जाएगा, बेवकूफ। अभी घूम और भाग जा। आखिर वह हिचकिचा क्यों रहा था? यही तो मौका था उसके बचने का। शायद यही उसका इकलौता मौका था। उसे तो बचना ही था। अपने सीने में असह्य पश्चाताप की भावना भरते हुए सनी ने धीरे से सांस ली। फिर उसने दांत पीसते हुए नीचे छलांग लगाए और उस स्थान की ओर वापस चला गया जहां उनकी नाव नष्ट हो गई थी। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह काले पानी में देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी छाया बोध अभी भी कुछ हद तक प्रभावी थी। उसे कैसी की उपस्थिति को महसूस करने का मौका मिल रहा था, कम से कम तब तो जब वह मरकर इस शापित रसातल की तलहटी में न पहुंच गई हो। अरे मूर्ख, वो इसके लायक कैसे है? तू ये क्यों कर रहा है? मुंह बनाते हुए उसने अपनी परेशान करने वाली अंतरात्मा की आवाज को चुप रहने पर मजबूर किया। उसके मन में जवाब साफ था, क्योंकि मैं चाहता हूँ। अध्याय 94 गहराई में लड़ाई। क्योंकि वह ऐसा चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि सनी का दिल डर और निराशा से नहीं, बल्कि एक विद्रोही आक्रोश से भर गया। वह दुनिया के दबाव में झुकते झुकते थक गया था, उम्मीद की छोटी छोटी किरणों को भींचता हुआ, हमेशा डरा हुआ, कुछ भी करने, कुछ भी त्यागने को तैयार, बस एक और दिन जिंदा रहने के लिए। अब ये काफी नहीं था। वह दुनिया को अपनी इच्छा के आगे झुकाना चाहता था। वह जानवर की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह जीना चाहता था। इन पिछले महीनों में सनी अनजाने में ही बदल गया था। किसी तरह वह अपनी पुरानी जिंदगी से असंतुष्ट हो गया था, जहां हर कीमत पर जिंदा रहने का उसका एकमात्र लक्ष्य बाकी सब चीजों पर भारी पड़ गया था। वह जिए या मरे, यही हमेशा से उसके लिए मायने रखता था। लेकिन अब वह कैसे जीता है, यह ज्यादा मायने रखता था। यदि वह गुलाम की तरह रहता तो उसके स्वामी न होने का क्या मतलब था? अपने दांत पीसते हुए सनी अंधेरे रसातल में कूद गया। ठंडे पानी ने उसे कफन की तरह जकड़ लिया था। इस शापित अंधेरे में वह कुछ देख नहीं पा रहा था, मार्गदर्शन के लिए सिर्फ अपनी परछाई पर निर्भर था। नमक उसके हाथों पर लगे काटने के निशानों और गर्दन पर लगे घाव में रिस रहा था, जिससे वे जलने लगे। इस पीड़ा पर ध्यान न देते हुए सनी अपनी भरपूर ताकत लगाकर खुद को अंधेरे में और भी गहरे धकेलता चला गया। वह अपने आसपास पानी में विशाल तंतु हिलते हुए महसूस कर सकता था, जो कवच वाली नाव के टुकड़ों को कहीं नीचे छिपे विशाल मुख में खींच रहे थे। एक दो बार उनमें से किसी एक के स्पर्श से बचने के लिए उसे अपने शरीर को जोर से मरोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी कैसी का कोई पता नहीं चला। उसके फेफड़े जलने लगे थे। सनी ने और गहराई में गोता लगाया। पब फ्यूचर एड्स।
इस गहराई पर पानी का दबाव उसकी गतिविधियों को प्रभावित करने लगा था, जिससे हर बार भारी लग रहा था। छाया से घिरे उसके शरीर के बावजूद उसकी सहनशीलता की एक सीमा थी। सनी को शक था कि ब्लड वीव के बिना उसका दम बहुत पहले ही घुट गया होता। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उस अनजान राक्षस के असली शरीर के और भी करीब पहुंच रहा है जिसने उनके जहाज को तबाह कर दिया था। उसे अभी भी उसका विशाल आकार समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके चारों ओर फैले हुए तंतुओं की मोटाई देखकर लग रहा था कि वह राक्षस ज्यादा दूर नहीं था। और फिर सनी को अंततः कुछ ध्यान आया। उससे थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी परछाई एक बहुत बड़ी और भयंकर परछाई से संघर्ष कर रही थी। कैसी? अपनी पूरी ताकत जुटाकर सनी पूरी तेजी से उस अंधी लड़की की ओर तैरने लगा। जैसे जैसे वह पास आया, उसे सब कुछ समझ में आने लगा। कैसी को नीचे खींचा जा रहा था। उसके शरीर पर एक छोटा सा तंतु लिपटा हुआ था। वह अभी भी संघर्ष कर रही थी, आजाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर पल उसकी हरकतें कमजोर होती जा रही थी। उसका दम घुट रहा था। क्रोध से भरकर सनी ने खुद को आगे बढ़ाया और टेंटिकल को पकड़ लिया। उसे अपनी पकड़ में फिसलन भरा मांस महसूस हुआ। अगर उसके पास कोई विकल्प होता तो वह किसी भी कीमत पर उस चीज को छूने से बचता, लेकिन पानी के नीचे लड़ना मुश्किल था। अगर उसे कोई जोरदार वार करना था तो उसे पहले किसी तरह का सहारा ढूंढना पड़ता। मिडनाइट शॉट को बुलाकर सनी ने अपने शरीर की हर मांसपेशी को जोर से खींचा और टेंटेकल पर ठीक उस जगह के नीचे वार किया जहां वह कैसी के निचले धड़ के चारों ओर लिपटा हुआ था। वह जानता था कि इस वार से वह कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि काले पानी के भारी प्रतिरोध ने उसकी गति को धीमा कर दिया था। हालांकि उसकी अद्भुत तलवार अभी भी इतनी तेज थी कि उसने मांसल तंतु को काट दिया, जिससे घाव से काले रक्त का बादल बहने लगा। तंतु तेजी से फड़फड़ाया और बगल में उछला, मानो हमलावर को झटकने की कोशिश कर रहा हो। अंधेरे में उड़ते हुए सनी ने अपनी जान बचाने के लिए उसे थामा और अपना ब्लेड ऊपर की ओर बढ़ाया, जिससे स्पंजी मांस के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ही वार में उस तंतु को काट डालेगा। किसी भी ताकत से ऐसा नहीं हो सकता था। सौभाग्य से तलवारें छेदने, काटने और काटने में सक्षम थीं। ब्लेड को आगे बढ़ाते हुए सनी ने टेंटिकल में गहरा घाव कर दिया। जब तसुबा घाव को छूने ही वाला था, उसने अपनी पकड़ बदली और ताची को नीचे खींच लिया। राक्षस का मांस उस तरह तेज ब्लेड के नीचे फैल गया, बमुश्किल कोई प्रतिरोध कर पाया। खून की एक धार बह निकली और आखिरी धक्के के साथ ही तंतु पूरी तरह से अलग हो गया। सन्नी अंततः कैसी की ओर ध्यान देने में सफल हो गया, ताकि वह देख सके कि वह कैसी है। उसने जो महसूस किया उससे उसके चेहरे पर उदासी छा गई। अंधी लड़की बमुश्किल होश में थी। उसे जितनी जल्दी हो सके उसे सतह पर लाना था। टेंटेकल के हिलते हुए अवशेषों को दूर धकेलते हुए सनी ने अपनी तलवार को हटा दिया और कैसी को धड़ के पार से पकड़ लिया और उसके अंगरखे के पतले कपड़े के माध्यम से उसकी त्वचा को कितना ठंडा महसूस किया। कमजोरी से उसने विरोध करने की कोशिश की। उसे एहसास नहीं हुआ कि वो राक्षस नहीं, बल्कि वही था। अंधी लड़की को अपनी छाती से लगाए सनी ने अपना सिर ऊपर उठाया और निराशा की एक लहर को अपने मन की दीवारों से टकराते हुए महसूस किया। उसके फेफड़े तड़प रहे थे, उनमें जरा भी हवा नहीं बची थी। उसका शरीर धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा था, भयानक दर्द से भरा हुआ था और ताज़ी हवा के लिए पागलों जैसी तीव्रता से तरस रहा था। अगर वह कुछ देख भी पाता तो भी इस समय उसकी दृष्टि धुंधली पड़ने लगती और वे सतह से बहुत दूर थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि अब गहराइयों का खौफ उसके स्थान से वाकिफ हो गया था। अनगिनत तंतु पहले से ही हिल रहे थे, उन्हें मांस की एक अभेद्य दीवार में घेर रहे थे। 1-2 सेकंड बाद वे समुद्री राक्षस के विनाशकारी आलिंगन में कुचलकर मर जाएंगे। सनी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे बचाया जाए, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने एक खाली हाथ से जोरदार वार करते हुए उसने कैसी को कसकर पकड़ लिया और ऊपर तैरने लगा। उसके तंतु पास आ रहे थे और बचने के सारे रास्ते बंद कर रहे थे। सनी ने दांत पीसते हुए कहा। अगले ही क्षण उनके चारों ओर का पानी अचानक शुद्ध सफेद हो गया। शापित समुद्र के विशाल विस्तार में एक चमकदार चमक छा गई, जिसने अंधकार का नामोनिशान मिटा दिया। प्रकाश का विस्फोट इतना तीव्र था कि वह सनी की पलकों को भेदता हुआ उसकी आंखों को चोट पहुंचाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कहीं दूर नीचे एक छोटा सा सूरज प्रज्वलित हो गया हो, जिसने उस अंतहीन काले गर्त को एक शुद्ध श्वेत शून्य में बदल दिया हो। चमकते पानी की ज्वारीय धाराएं उथल पुथल मचा रही थीं, जिससे दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी। विशाल तंतु असह्य पीड़ा से मानो ऐंठकर पागलों की तरह ऐंठ रहे थे।
मांस की अटूट दीवार टूटकर गिर पड़ी। सनी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। अपने घुटते शरीर को जोर लगाते हुए वह तड़पते हुए तंतुओं से बचते हुए सतह पर तैर गया। नीचे गहराई में तपते हुए सफेद सूरज की तेज किरणों के साथ वह उनकी आकृतियां साफ देख सकता था। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने अपनी बची हुई पूरी ताकत से खुद को ऊपर की ओर धकेला। सनी जानता था कि इतनी जल्दी पानी की सतह पर आना खतरनाक था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। कैसी और उसमें दोनों में ही अब ज्यादा जान नहीं बची थी। उन्हें हवा की जरूरत थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जैसे अनंत काल बीत गया हो, लेकिन कुछ ही पल बाद सफेद चमक फीकी पड़ने लगी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सनी पहले ही तंतुओं की बाधा को पार कर चुका था और बेतहाशा तेजी से ऊपर की ओर तैर रहा था। उसे डर था कि वे बच नहीं पाएंगे। उसकी चेतना पहले ही क्षीण होने लगी थी, धीरे धीरे खालीपन के ठंडे चंगुल में धंसती जा रही थी। ये जानते हुए भी कि चारों ओर पानी के अलावा कुछ नहीं है, फिर भी वह मुंह खोलकर जितनी गहरी सांस ले सकता था, लेने की आत्मघाती इच्छा से अभिभूत था। उसकी मांसपेशियां बहुत देर तक ऑक्सीजन से वंचित रहने के कारण ऐंठ रही थीं। डॉट डॉट डॉट। और फिर आखिरकार सनी का सिर पानी से बाहर आ गया। दर्द से अंधा होकर उसने हांफते हुए सांस ली और बेकाबू होकर खांसने लगा। उसकी बाहों में कसी हुई कैसी भी यही कर रही थी। उसकी छाती ऊपर नीचे हिल रही थी, हवा के मीठे अमृत को सोख रही थी। सनी को पहले कभी अंदाजा नहीं था कि यह कितनी कीमती है, तब भी नहीं जब बाहरी इलाकों की हानिकारक प्रदूषित हवा धीरे धीरे उसे जहरीला बना रही थी। उन्होंने इसे बनाया। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए सनी ने चारों ओर देखा। सफेद चमक के आखिरी अवशेष भी कब के गायब हो चुके थे, मानो उनका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। दुनिया एक बार फिर घोर अंधकार में डूब गई थी। हालांकि दूर पूर्व में क्षितिज के पार भोर की पहली किरण चमकने वाली थी। विशाल पत्थर के हाथ की झलक पाकर सनी ने कैसी के कंधों को पकड़ लिया और उस दिशा में तैरने लगा। अध्याय 95 तारों का प्रकाश। सनी को लग रहा था कि अब उसकी सारी हदें पार हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों में उसने खुद को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है। अब तो उसे याद भी नहीं रहा कि आखिरी बार उसने कब सोया था। शायद एक दिन पहले किसी विशेष फल की तलाश में आत्मा भक्षण वृक्ष पर चढ़ना। तब से वह रक्त बुनाई परिवर्तन की कष्टदायक यातना से गुजरा था। मंत्रमुग्धता के प्रभावों का विरोध करने के लिए मानसिक पतन के कगार पर अनगिनत घंटे बिताए, स्पष्ट रहने के लिए अपने हाथों को घायल किया, घोर अंधकार में अंधेरे समुद्र के आतंक के माध्यम से नाव का मार्गदर्शन किया, इसे गहरे के भयानक निवासियों द्वारा नष्ट होते देखा और ठंडी काली गहराइयों में उस राक्षस से युद्ध किया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग डूब गया। उसका शरीर और मन बंद होने के कगार पर थे। इसके बावजूद सनी ने हठपूर्वक तैरना जारी रखा और खुद को और कैसी को उस विशाल पत्थर के हाथ के करीब लाता रहा जो पानी से ऊपर उठ रहा था, मानो आसमान को गले लगाने की कोशिश कर रहा हो। उसके चारों ओर अंधेरा समुद्र उफान मार रहा था, अभी भी उस हल्के विस्फोट के प्रभाव से लड़खड़ा रहा था जिसने कुछ देर पहले उसे हिला दिया था। ऊंची लहरें दोनों स्लीपर्स को डुबोने की धमकी दे रही थीं, उन्हें खिलौनों की तरह इधर उधर फेंक रही थीं। उनसे जूझना एक कठिन काम था, और फिर भी वह डटा रहा। भोर करीब आ रही थी, लेकिन अभी भी उनके चारों ओर ठंड, अंधेरा और खतरा ही था। किसी भी क्षण रसातल की गहराइयों से कुछ उभर सकता था और खुद को बचाने की उनकी बेताब कोशिशों पर पानी फेर सकता था। कम से कम वे तंतु तो चले गए थे, शायद वे तेज रोशनी के सामने आने के दर्द से डरकर चले गए थे। किसी चमत्कार से सनी अंततः पत्थर के हाथ तक पहुंचने में कामयाब हो गया। कैसी को उठाकर उसने उसे अंधेरी चट्टानों पर चढ़ने में मदद की और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जल्द ही वे खुली हथेली तक पहुंच गए और रेंगते हुए उसके बीच तक पहुंच गए, फिर पूरी तरह थककर गिर पड़े। काफी देर तक दोनों में से कोई भी बोल नहीं पाया। सनी बस बिना हिले लेटी रही, तेज सांसें लेती रही और जागते रहने की कोशिश करती रही। उसका मन विचारों से खाली था। ये ठीक था, क्योंकि वह सोचना नहीं चाहता था। अगर वह सोचता तो उसे याद करने पर मजबूर होना पड़ता। याद करने पर कि उसके साथ क्या हुआ था। चुप रहो, याद रखने का क्या मतलब था। वह कुछ भी नहीं बदल सकता था। विशालकाय हाथ के आधार पर काले पानी के टकराने की आवाज ने उसे याद दिलाया कि रात अभी खत्म नहीं हुई है। अपनी आंखें खोलकर सनी ने उनकी वर्तमान परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। उनका आश्रय लहरों से थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। विशाल अंगूठे का आधार लगभग गहरे समुद्र की सतह को छू रहा था। ताड़ का पेड़ ज्यादा विशाल नहीं था, लगभग उस गोलाकार चबूतरे के आकार का आधा, जिसने भूले हुए किनारे पर पहले दिन उसकी जान बचाई थी।
यह ऊपर की ओर झुका हुआ था, जिससे एक हल्का ढलान बना हुआ था। ये उंगलियां लहरों से ऊंची थीं और एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त चौड़ी थीं, लेकिन वे आकाश की ओर ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं, जिससे वे शरणस्थल के रूप में काम करने के लिए कम उपयुक्त थीं। हमें पानी से और दूर जाने की जरूरत है। ये सोचते हुए सनी थका हुआ खड़ा हुआ और कैसी के कंधे को छूने के लिए नीचे झुका। कैसी, खड़ी हो जाओ, हमें और ऊपर जाना है। उसकी आवाज़ खोखली और भंगुर लग रही थी। HDFC बैंक के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ AI विश्लेषण। PP स्टॉक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंधी लड़की सिहर उठी और उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी त्वचा मौत की तरह पीली हो गई थी। उद्धरण चिन्ह ... धूप वाला। उसने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यह मैं हूँ। वह अभी भी सदमे में थी। सनी देख सकता था कि कैसी का दिमाग अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसने उसे धीरे से खींचकर खड़ा कर दिया। चलो, चलें, बस कुछ मीटर की दूरी है। वह रुकी रही। क्या हुआ? मैंने एक आवाज़ सुनी, और फिर कुछ मुझे नीचे खींच रहा था। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी आवाज़ को एक समान रखने की कोशिश की। हम पर एक समुद्री राक्षस ने हमला किया था। नाव नष्ट हो गई थी। मैं नीचे कूदा और तुम्हें ढूंढने में कामयाब रहा, फिर तैरकर पत्थरों के इस ढेर तक पहुंचा। यह पानी से ज्यादा ऊपर नहीं है, इसलिए। कैसी हिचकिचाई। कहाँ है? कहाँ है? सनी ने जल्दी से उसे बीच में रोक दिया। अगले प्रश्न का उत्तर देने को तैयार नहीं था। आओ, मेरे पीछे आओ। जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो आराम कर सकेंगे। अंधी लड़की को धीरे से राह दिखाते हुए सनी उस विशाल हाथ की तर्जनी उंगली के आधार तक पहुंच गया, जो बिना उंगलियों पर चढ़े वे जिस सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच सकते थे, वह था। ठंडे पत्थर पर बैठकर उसने अपनी पीठ उस विशाल शाखा पर टिका दी और अंधेरे समुद्र की बेचैन सतह को घूरने लगा। उसकी आंखें ठंडी और खाली थीं। कैसी उसके पास चुपचाप खड़ी थी। उसका पीला चेहरा विकृत था, मानो वह एक साथ सवाल पूछना चाहती हो और जवाब से डर रही हो। अंततः साहस जुटाते हुए अंधी लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी कांपती हुई आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सनी, नेव कहाँ है? वह चुप रहा। वह शब्द जोर से बोलने को तैयार नहीं था। उसे मूर्खतापूर्ण लगा कि अगर वह उन्हें बोल देगा तो वे सच हो जाएंगे, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो भी संभावना है कि वे झूठ ही हों। मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। कुछ ही पल बाद उसके मन में वही जाना पहचाना दबाव उभर आया। दबाव बढ़ता ही गया, जिससे उसका सिर घूमने लगा। मैं नहीं हूँ। तभी एक चुभने वाला दर्द आया। सनी ने जिद करके उसे सहा। वह पहले से कहीं ज्यादा देर तक सहता रहा, अपना मुंह बंद रखे रहा, जब तक कि उसकी आंखों से गर्म आंसू नहीं बहने लगे। उसका पूरा शरीर उस भयानक पीड़ा से कांप रहा था, लेकिन अंततः उन्हें वे कड़वे शब्द कहने पर मजबूर होना पड़ा। वह है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक सूक्ष्म ध्वनि ने उसका ध्यान खींचा। यह नीचे से बेचैन अंधेरी लहरों के किनारों से आ रही थी। सनी का दिल धड़क उठा। वहां विशाल अंगूठे के आधार पर, जहां शापित समुद्र लगभग अपनी पत्थर की सतह को छू रहा था, काले पानी से एक पीला सफेद हाथ प्रकट हुआ और चट्टानों को पकड़ लिया। तभी एक लंबी आकृति ने धीरे धीरे खुद को पत्थर की दानवी महिला की खुली हथेली पर खींच लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, कैसी ने अपना सिर घुमाया और पूछा, सनी, क्या बात है? वह दुख से व्याकुल होकर कांपने लगा और फुसफुसाने लगा। ये नेफिस है। अंधी लड़की के चेहरे पर एक अनिश्चित मुस्कान उभर आई। नेफ, वह ठीक है। सनी ने स्वयं को उत्तर देने में असमर्थ पाया। नहीं, नेफिस ठीक नहीं था। वास्तव में उसे ये भी नहीं पता था कि वह जीवित कैसे है। स्टारलाइट लीजन कवच टूटकर फट गया था, जिससे उसके नीचे का क्षत विक्षत मांस दिखाई दे रहा था। चेंजिंग स्टार के धड़ पर एक भयानक गहरा घाव था। ऐसा लग रहा था मानो उसका लगभग आधा दाहिना हिस्सा गायब हो गया हो। सनी टूटी पसलियों के नुकीले टुकड़े, उसके पैरों से बहते खून की नदियां और घाव के किनारों पर बिखरे हुए आंतरिक अंगों के टुकड़े देख सकती थी। वह अपनी आंखें बंद करना चाहता था। उसकी जांघ से मांस का एक और बड़ा टुकड़ा गायब था, जिससे मांसपेशियों के कटे हुए अवशेष और फिमर की सफेद सतह दिखाई दे रही थी, जो फटी हुई थी और मुश्किल से एक साथ टिकी हुई थी। उसका दाहिना हाथ भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। दरअसल वह लगभग फट गया था, केवल त्वचा की एक पतली पट्टी और कुछ टेंडन के सहारे लटका हुआ था, मानो किसी दुर्व्यवहार से टूटी हुई कठपुतली का हो। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी नहीं बख्शा गया। नेव की एक आंख चली गई थी। उसकी आंख का कोटक उछला और चकनाचूर हो गया था। उसके गाल की त्वचा ऐसे छील दी गई थी मानो रेगमाल से छील दी गई हो,
और पीछे रह गया खून से लथपथ मांस और टूटे हुए दांतों का एक क्षत विक्षत ढेर। उसका दृश्य कष्टदायक और हृदय विदारक था। ये स्पष्ट था कि चेंजिंग स्टार मरने वाला था। सनी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? उसने कैसी की तरफ देखा और अपने होंठ काट लिए। एक बार फिर उस जवाब को दबाने की कोशिश कर रहा था जो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। कोई तेज और गर्म चीज उसके दिल में चुभ रही थी, जिससे उसकी नजर धुंधली हो रही थी। इस बीच नेफिस लड़खड़ा गई और बिना सोचे समझे आगे बढ़ी। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह घुटनों के बल गिर पड़ी, जिससे पत्थर की ठंडी सतह पर खून फैल गया। उसके होठों से एक भयानक कराह निकली जब उसकी टूटी हुई फेमर आखिरकार टूट गई और हड्डियां मांसपेशियों और त्वचा में घुस गईं। सनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसके सबसे बुरे सपने में धकेल दिया गया हो। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गायब थी। एक गहरा, लगभग शारीरिक दर्द उसे अंदर से चीर रहा था। वह यहाँ नहीं रहना चाहता था। वह ये सब नहीं देखना चाहता था, और फिर भी वह अपनी नजरें नहीं हटा सका। ... इसीलिए उसने तुरंत ध्यान दिया जब नेव की आंखों में दो सफेद लपटें जल उठी। ये चमक उसकी आंखों, उसके मुंह और उसके शरीर के खुले जख्मों से छलकती हुई और भी तेज होती गई। ऐसा लग रहा था मानो जहां उसका दिल होना चाहिए था, वहां एक जलता हुआ तारा जल रहा हो, मानो वह इंसानी त्वचा की एक पतली परत के पीछे छिपी एक सफेद लपट के अलावा कुछ न हो। गर्मागर्म चमक ने चेंजिंग स्टार के रक्त को भर दिया, जिससे वह तरल सफेद आग की धाराओं में बदल गया। सनी आंखें फैलाए वही जड़वत देखता रहा। वह आग पिघलकर उसके शरीर को नया आकार देने लगी। धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां ठीक हो गईं, उसके अंग अपनी जगह पर आ गए, उसकी हड्डियां टुकड़ों से फिर से जुड़ गईं। जहां किसी गायब हिस्से को बदलने के लिए कुछ नहीं था, वहां आग ने अपना रूप ले लिया और जम गई। एक भयानक चीख के साथ नेफिस ने उसकी लगभग कटी हुई बांह को पकड़कर अलग कर दिया, फिर उसे उस ठूंठ पर दबा दिया जिससे सफेद लपटों से खून बह रहा था। जल्द ही कटे हुए दोनों हिस्से पिघलकर फिर से पूरे हो गए। वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि उसके शरीर पर लगे हर भयानक घाव शुद्ध करने वाली आग में धुलकर ठीक हो गए। जल्द ही टूटे हुए कवच के चौड़े अंतरालों से केवल शुद्ध सफेद त्वचा ही दिखाई देने लगी। नफिस ने अपना सिर उठाया, उनकी ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी निगाहों में कोई पहचान नहीं थी। पवित्र अग्नि की क्रूर भट्टी ने उसकी सारी समझ नष्ट कर दी थी। तब अमर ज्वाला कुल की अंतिम पुत्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अंततः पूर्वी क्षितिज के पार से सूर्य की पहली किरणें दिखाई दी। भोर होने वाली थी। तारानकन तारानकन तारानकन। अंत में नेफिस पूरे 2 दिन तक बेहोश रहा। तीसरे दिन उसने अंततः अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे उठी तथा चारों ओर सूक्ष्म उलझन से देखने लगी। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत और उदासीन था। हालांकि जब उसकी नज़र सनी पर पड़ी, जो विशाल हाथ की तर्जनी के शीर्ष पर बैठा था और उसे देखकर कान से कान तक मुस्कुरा रहा था, तो वह थोड़ा चौंक गई। भौहें चढ़ाते हुए चेंजिंग स्टार ने खुद को देखा, अपने कवच में शर्मनाक अंतराल को नोटिस किया और कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? सनी ने शरारत से उसे आंख मारी और कंधे उचका दिए। आपने पीछे देखो। कुछ सेकंड रुकने के बाद नेफ ने आह भरी और पीछे मुड़कर सोचा कि वह उसे क्या दिखाना चाहता है। उसके पीछे विशाल गड्ढे की ढलान के ऊपर भूमि का एक अंधेरा विस्तार उभर रहा था, और उस पर धूसर पॉलिश किए हुए पत्थरों से बनी एक ऊंची शहर की दीवार रसातल की विशाल खाई के ऊपर खड़ी थी। ये प्राचीन तो लग रही थी, लेकिन फिर भी अभेद्य थी, 1000 साल तक अंधेरे समुद्र के प्रचंड दबाव को झेलने में सक्षम। उन्होंने इसे बना लिया है। वह मानव महल पाया था। खंड 1 का अंतर छाया का बच्चा। अध्याय 96 निर्वासन। उठो सिनलेस, तुम्हारा दुर्स्वप्न है। नरक के प्राणी चुप हो जाओ। नींद की सुखद आगोश में बने रहने की कोशिश करते हुए सनी ने दांतों से फुफकार मारी और जिद करके आंखें और कसकर बंद कर ली। वह अपने बिस्तर पर कंबल के नीचे गर्म और आरामदायक महसूस कर रहा था, जहां दुनिया की सारी समस्याएं कम गंभीर और भयावह लग रही थी। एक क्षण के लिए वहां सन्नाटा छा गया। वह बेहतर है। उठो सिनलेस, तुम्हारा भगवान इस पर लानत है। कंबल के नीचे से एक हाथ बाहर निकालते हुए सनी ने अपनी एक याद को बुलाया। तुरंत ही उसके हाथ में एक त्रिकोणीय पत्ते के आकार का खंजर प्रकट हुआ, जिसे उसने बिना सोचे समझे उस चिड़चिड़ी आवाज के स्रोत पर फेंक दिया। निशाना चूकने पर कुनाई पत्थर की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गया। हालांकि आवाज शांत हो गई। सनी ने आह भरी। बहुत देर हो चुकी थी। वह जाग गया था। रिलायंस शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ AI विश्लेषण। पीपी स्टॉक
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूर दूर तक लहरें शहर की दीवार से टकराने लगी थी। रात होने वाली थी, इसलिए उठने का समय हो गया था। अपनी आंखें खोलकर सनी उठ बैठा और चारों ओर देखने लगा। उसका कमरा सुंदर और विशाल था। पत्थर की दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई थी, जो पवित्रता और भव्यता का माहौल बना रही थी। फर्नीचर हल्की पॉलिश की हुई लकड़ी से बना था, जिसमें कई बेमेल टुकड़े थे जो सनी ने खुद अलग अलग जगहों से इकट्ठा किए थे। कमरे में खिड़कियां तो नहीं थीं, लेकिन जगह जगह चालाकी से रोशनी के कुएं छिपे हुए थे। दुर्भाग्य से दर्पणों की वह अद्भुत व्यवस्था, जो छिपे हुए कमरे को सूर्य की रोशनी से नहलाती थी, बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी थी और अंदर सिर्फ अंधेरा ही रह गया था। सनी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। दरअसल यही उसकी गुप्त जगह की एक खासियत थी जिसका उसे सबसे ज्यादा आनंद आता था। अंधकार उसका सबसे अच्छा मित्र था। जम्हाई लेते हुए वह उठा और नींद के आखिरी अवशेष को दूर भगाने के लिए अपना चेहरा रगड़ा। उसके लंबे गंदे बाल आड़े आ रहे थे, इसलिए उसने उन्हें पीछे कर लिया। चलो कुछ नाश्ता बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात, सनी ने अपना हाथ हिलाया और उस अदृश्य डोरी को खींचा जो उसकी कलाई को कुनाई के छल्लेदार डंडे से जोड़ती थी। फेंकने वाला खंजर हवा में उछलकर उसकी हथेली पर आ गिरा। यह एक ऐसी तरकीब थी जिसमें सनी को महारत हासिल करने में काफी समय लगा था। शुरुआत में उड़ते हुए खंजर को नियंत्रित करना सीखने की कोशिश में उसकी 2 उंगलियां लगभग कट ही गई थीं। नक्काशी से खाली एक दीवार के पास जाकर उसने कुनाई से पत्थर पर एक छोटी सी रेखा खींची। उसके चारों ओर दर्जनों एक जैसी रेखाएं थीं, जो 5-5 के समूहों में बड़े करीने से बंधी हुई थीं। सनी को इस घृणित भगवान द्वारा त्यागे गए शहर में आए 4 महीने हो चुके थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उस दौरान कई चीजें घटित हुईं। तारांकन तारांकन तारांकन। कैसी का सपना सच निकला। पश्चिम में दूर उन्हें सचमुच एक विशाल खंडहर शहर मिला जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जिसकी संकरी गलियों में राक्षस घूम रहे थे। और शहर के बीचों बीच एक पहाड़ी थी जिसकी चोटी पर एक शानदार किला खड़ा था। चमत्कारिक रूप से महल लोगों से भरा हुआ था, हालांकि वे जागृत नहीं थे जैसा कि उन तीनों ने आशा की थी, बल्कि वे सभी केवल सोए हुए लोग थे, क्योंकि वे महल में कोई प्रवेश द्वार नहीं थे। सैकड़ों लोग जो अपनी ताकत या किस्मत के दम पर भूले हुए किनारे के जानलेवा नर्क से बच निकलने में कामयाब रहे थे, वहां फंसे हुए थे और असली दुनिया में लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। यह उम्मीदों का कब्रिस्तान था। महल में बिताए अपने शुरुआती दिनों को याद करके सनी जोर जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। ओह, कितना बेवकूफ था वो। इतनी उम्मीद और इंसानियत में नए विश्वास से भरा हुआ। अब वो विश्वास कहाँ है ना? वह जोर से हंसते हुए झुका और अपने घुटनों पर थपकी दी। ओह, ये तो मजेदार है। बहुत बढ़िया सनी, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो दोस्त? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे तिरस्कार भरी नजरों से घूरती रही। उसकी खामोशी ने सनी को और जोर से हंसाया। वह खुद को रोक ही नहीं पाया। सच कहूं तो कुछ समय पहले वह थोड़ा पागल हो गया था। शायद शहर में अकेले रहते हुए उसे लगभग 3रा हफ्ता ही हुआ था। महल छोड़ने के बाद वह कमोबेश ठीक था, क्योंकि उस दुर्भाग्यपूर्ण। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बात ये थी कि अपने 3रे हफ्ते में उस कमीने शूरवीर ने उसकी लगभग आंतें फाड़ डाली थी, जिससे सनी के पास रेंगते हुए भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, और वह अपने दोनों हाथों से अपनी आंतों को बाहर निकलने से रोक रहा था। एक सुनसान खाई में पहुंचने और वहां कुछ दिनों तक पड़े रहने के बाद हिलने डुलने में असमर्थ और बस मरने का इंतजार करते हुए, आसपास कोई मदद करने वाला न होने के कारण सनी की हालत पहले जैसी नहीं रही। पीसी ज्वेलर के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ है आय विश्लेषण। विप्रो शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ है आय विश्लेषण। अच्छा समय, खैर वह बच गया। कुनाई को हटाकर सनी एक मेज के पास गया जिसे उसने एक पुस्तकालय के खंडहरों से ढूंढ निकाला था और उसके बीच में पड़ी ग्रे चट्टान पर नजर डाली। चाहे आप उसे किसी भी नज़र से देखें, वो एक साधारण चट्टान ही थी। लेकिन जैसे ही सनी की नज़र उस पर पड़ी, वो चट्टान बोल पड़ी। उठो सिनलेस, तुम्हारा दुर्स्वप्न समाप्त हो गया है। वह पत्थर दरअसल उसकी सबसे अनमोल यादों में से एक था। एक बात को छोड़कर हर लिहाज से वह बस एक पत्थर ही था, जो पहले से ही काफी उपयोगी था। सनी जैसा शातिर इंसान भी एक पत्थर की मदद से बहुत कुछ कर सकता था। हालांकि ये खास पत्थर अलग अलग आवाजें निकालने में भी सक्षम था, जिससे वह अनमोल था। अभी तो ये सनी की ही आवाज दोहरा रहा था। जागो, तुम नीच चीज हो,
तोते की चट्टान को धूल में मिलाने की बेतुकी इच्छा से जूझते हुए सनी ने उसे हटा दिया और मेज से कपड़े का एक टुकड़ा हटा दिया। उसके नीचे चांदी की एक थाली में राक्षस के मांस के कुछ टुकड़े रखे थे। उसने खुद इस राक्षस का शिकार किया था, जो इस इलाके में कोई आसान काम नहीं था। दरअसल जहां तक सनी को पता था, वह उन गिने चुने लोगों में से एक था जो अकेले शहर में शिकार कर सकते थे। इसकी वजह यह थी कि वहां रहने वाले ज्यादातर दुर्लभ जीव पतित श्रेणी के थे और बस कुछ ही कमजोर जीव इधर उधर छिपे रहते थे। कोई भी इतना पागल नहीं था कि गिरे हुए राक्षसों का शिकार कर सके। इसके बजाय बड़े शिकारी दल आसान शिकार की तलाश में इन शक्तिशाली जीवों से बचने के लिए अनुभवी गाइडों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन सनी के लिए आवारा जागृत राक्षसों को पहचानना अपेक्षाकृत आसान था। वह रात में शिकार करता था, गहरी परछाइयों का इस्तेमाल करके खुद को लगभग अदृश्य बना लेता था। अगर वह किसी पतित राक्षस से नहीं लड़ना चाहता था तो उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। सर्वाधिक समय किसी भी हालत में वह कभी भूखा नहीं रहा। सनी मुस्कुराए और गहरे संतुष्ट स्वर में बोली, आह, जीवन अच्छा है। अध्याय 97 शिकारी का सपना। जिंदगी वाकई अच्छी थी। सनी तो यहाँ तक कहती थी कि आजकल जिंदगी बहुत अच्छी है। कोई सोचेगा कि एक शापित शहर में फंसना, जो एक असली नर्क के बीचों बीच बसा है और जहाँ चारों तरफ सिर्फ खंडहर और भयानक राक्षस हैं, जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका नहीं होगा। लेकिन उसके लिए यह एक तरह से स्वर्ग था। सनी को ये जानकर हैरानी हुई कि इस तरह का जीवन उसके लिए बिल्कुल सही था। उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, भविष्य की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और सबसे ज़रूरी बात, उसे दूसरे इंसानों से मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं थी। इंसानों ने हमेशा चीज़ें मुश्किल और जटिल बना दी हैं। वह उनसे तंग आ चुका था। अकेले रहना ज़्यादा बेहतर था। उसे किसी और की तरह व्यवहार करने का दिखावा नहीं करना पड़ता था, न ही खुद को अपनी मर्जी से अलग व्यवहार करने के लिए मजबूर करना पड़ता था और न ही लोगों की उलझी हुई भावनाओं को समझने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ता था। अपने जीवन में पहली बार सनी स्वयं हो सका। पता चला कि उसके असली स्वभाव को खुश करना बहुत आसान था। उसके पास करने, तलाशने और मारने के लिए दिलचस्प चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। कुल मिलाकर उसका जीवन बहुत मनोरंजक और आरामदायक था। ये वास्तविक दुनिया में, बाहरी इलाकों में उसके दयनीय अस्तित्व से कहीं बेहतर था। इस सामंजस्यपूर्ण भावना की कुंजी बहुत सरल थी। कोई आशा न रखना। सनी को एहसास हुआ कि आशा ही शांति की असली दुश्मन है। ये ब्रह्मांड की सबसे घिनौनी और जहरीली चीज़ है। अगर घर लौटने की उम्मीद की एक किरण भी होती तो वह हताश, बेचैन और शायद किसी भयावह आपदा के बीच फंसा होता, जैसे वह पहले भी हमेशा रहा था। लेकिन बिना उम्मीद के चीज़ें सरल और सुखद थीं। वह इससे ज्यादा की कामना नहीं कर सकता था। अपने आप से यह बकवास कहते रहो। हो सकता है कि तुम सचमुच इस पर विश्वास कर लो। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट इज जस्ट अ क्लिक अवे। साइन अप और स्टार्ट मीटिंग वुमेन इन योर एरिया टुडे। सनी मुस्कुराया। इसमें विश्वास करने जैसा क्या है? ये सत्य है। साय ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, जो उसकी बेतुकी बातों का आदी हो चुका था। हाल ही में सनी खुद से खूब बातें कर रहा था, लंबी बहसें कर रहा था जो कभी कभी चीख पुकार में बदल जाती थी। ये समय बिताने का एक अच्छा तरीका था। ... थोड़ी देर बाद वह अपने गुप्त कक्ष से बाहर निकला। सनी का ठिकाना एक खंडहर गिरजाघर के ऊपरी हिस्से में था, जिसका प्रवेश द्वार किसी अज्ञात देवी की ऊंची मूर्ति के पीछे छिपा था। वहां एक छोटी सी बालकनी थी जिससे वह देवी के कंधे के ऊपर से मंदिर के भव्य हॉल को देख सकता था, जो उसके पत्थर के बालों की लिटों से छिपा हुआ था। बालकनी जमीन से बहुत ऊंची थी, जिससे किसी भी प्राणी का गलती से उस पर चढ़ना नामुमकिन था। नीचे गिरने से किसी भी सामान्य इंसान की मौत हो सकती थी। सनी ने उस कमीने की जासूसी करते हुए उस छिपे हुए कमरे का पता लगा लिया था जिसने उसे तबाह कर दिया था। वह गिरजाघर की छत के छेद से अंदर घुसा था और एक चौड़े सपोर्ट बीम पर उतरा था, फिर आगे बढ़ा और गलती से उसकी नज़र एक छोटी सी बालकनी पर पड़ गई। इस तरह वह कमीना पड़ोसी बन गए थे। वह कमीना असल में इस जगह का रक्षक था। वह भव्य हॉल में गश्त लगाता था और अंदर आने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालता था। सनी ने देखा कि उसकी तलवार से कई शक्तिशाली दुर्लभ जीव गिर गए, जिन्हें बिना किसी खास मेहनत के चीर दिया गया। बेशक वह कमीना स्वयं एक बहुत शक्तिशाली दुर्लभ प्राणी था। सनी को पूरा यकीन था कि वह कम से कम शैतान तो था। गिरजाघर को एक शैतान के साथ साझा करना बहुत सुविधाजनक था। सनी यह जानकर निश्चिंत होकर सो सकता था कि कोई भी राक्षस जीवित भीतरी गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाएगा। बेशक
उसे इस बात का ध्यान रखना था कि उसका हत्यारा रूममेट उसे कभी न देख ले। अच्छी बात यह थी कि वह शैतान को जितना चाहे देख सकता था, बदला लेने के मौके की ताक में। सनी आखिरकार उस शैतान को मारने पर अड़ा हुआ था। उस कमीने को तो मरना ही था, लेकिन उससे पहले सनी को और भी ज्यादा मजबूत बनना था। बहुत ज्यादा मजबूत। गिरजाघर की बीमों पर चलते हुए वह छत के छेद के पास पहुंचा और उसमें से ऊपर चढ़ गया। बाहर रात पहले से ही दुनिया पर राज कर रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। शिकार का समय आ गया था। तारानकन तारानकन तारानकन। एक कंकालनुमा कुबड़ा सा शरीर शापित शहर की संकरी गली में धीरे धीरे चल रहा था। उस जीव की लंबी भुजाएं थीं जिनके सिरे क्रूर पंजों से जड़े थे, और उसका विकृत सिर और चौड़ा मुंह उस तरह जैसे नुकीले दांतों से भरा हुआ था। अपनी पीठ मुड़ी होने के बावजूद वह राक्षस कम से कम 2 मीटर लंबा था। उसने एक फटा हुआ कफन ओढ़ा हुआ था जो पहले सफेद था, लेकिन बहुत पहले ही सूखे खून से भूरा हो गया था। ये सनी का शिकार था। रक्तपिपासु नामक ये प्राणी शापित शहर के सबसे कमजोर निवासियों में से एक था। यह एक जागृत राक्षस था जो मुश्किल से ही बुद्धिमान था और जिसे मारना अपेक्षाकृत आसान था। बेशक यहाँ किसी को भी मारना आसान नहीं था। आखिरकार भूले हुए किनारे पर हर इंसान एक सुप्त जानवर ही था। एक ही पद और वर्ग के होने के बावजूद रक्तपिशाच ताकत और गति के मामले में कारापेस सेंचुरियनों से कम दुर्जेय थे। हालांकि ये तब तक ही था जब तक उन्हें खून की गंध नहीं आती थी, जिससे वे जानलेवा उन्माद में आ जाते थे। उस स्थिति में ये राक्षस एक वास्तविक खतरा थे। दैन्य, सनी ने सोचा, छाया से दुर्स्वप्न प्राणी का पीछा करते हुए। उसने पहले भी इनमें से कुछ राक्षसों को मारा था और हर बार उसे बहुत मजा आया था। खैर, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब उसने गलती से खुद को एक नुकीले पत्थर पर खरोंच लिया था। वो बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। मरने का समय आ गया है, तुम बदसूरत सन की। रक्तपिशाच अभी मोड़ पर मुड़ने ही वाला था कि अचानक एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। अप्राकृतिक गति से वह राक्षस घूमा और चारों पैरों पर गिर पड़ा। उसके संवेदनशील कानों ने हल्की सी सरसराहट भी सुन ली। फिर उसने सावधानी से कुछ कदम आगे बढ़ाए और एक जगह रुक गया। राक्षस के सामने एक साधारण सी दिखने वाली चट्टान जमीन पर पड़ी थी। एक सेकंड बाद चट्टान अचानक बोली, जानिए पाकिस्तान की मशहूर अभिनेत्री कैसे बनी भारत की लोकप्रिय अभिनेत्री। ब्रेन बेरीज आपके पीछे, उसने विनम्रता से कहा। वह प्राणी एक क्षण के लिए ठिठक गया, फिर बिजली की गति से घूम गया। हवा में किसी चीज की सीटी बजी और रक्तपिपासु के शरीर का ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से से अलग हो गया। फिर भी मरने से इनकार करते हुए राक्षस ने अपनी लंबी भुजाएं आगे बढ़ा दी। बहुत धीमा, सनी ने मिडनाइट शॉट से वार किया, जिससे उसकी एक बांह कोहनी से अलग हो गई। इसी हरकत को जारी रखते हुए उसने तेजी से आगे बढ़कर एक और वार किया, इस बार उस जीव की खोपड़ी में छेद कर दिया। टाची की नोक उसकी एक आंख में घुसकर सिर के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई। ये सब 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ। जब तक राक्षस के दोनों अंग जमीन पर गिरे, सनी अपनी तलवार निकाल चुका था। उम्मीद से ऊपर देखते हुए वह मुस्कुराया और इंतजार करने लगा। आओ, बोलो, मानो उसकी पुकार का उत्तर देते हुए स्पेल ने फुसफुसाया। आपने एक जागृत राक्षस, रक्त राक्षस को मार डाला है। आपकी परछाई मजबूत होती जा रही है। सनी मुस्कुराया। आह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत प्यारे हैं। रून्स उसके सामने हवा में चमकते हुए दिखाई दिए। नीचे देखते हुए उसने पढ़ा, छाया टुकड़े 398 1400 से बस 2 टुकड़े दूर। इन दिनों वह बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ रहा था। शुरुआत में जब वह शहर और वहां रहने वाले जीवों से परिचित नहीं था, सनी भाग्यशाली था कि उसे 1 हफ्ते में कुछ टुकड़े मिल गए। इसके अलावा उसके खून से लथपथ हो जाने और मौत से 1 कदम दूर रह जाने की संभावना भी अधिक थी। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे बदल रही थीं। उसे याद भी नहीं आ रहा था कि आखिरी बार कब उसने जिंदगी को अलविदा कहने पर मजबूर महसूस किया था। अरे बेवकूफ, तुम्हें बस जाकर जोर से सोचना था, है ना? जैसे ही उसने यह विचार समाप्त किया, दूर से कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी। अध्याय 98 बिन बुलाए मेहमान। सनी ने रक्तपिपासु की लाश को गंभीरता से देखा, फिर पास आते कदमों की दिशा में देखा। कौन इतना पागल था कि रात में इस शापित शहर में रुका रहे? कोई पागल ही इतनी बेवकूफ़ी कर सकता है। सारे समझदार लोग सड़कों से कब के गायब हो चुके थे, और ये तो कहना ही क्या कि बहुत कम लोग खंडहरों में घुसने को तैयार थे। मिडनाइट शॉट के ब्लेड की नोक से एक काली परछाई बह रही थी। जमीन पर जमी हुई, वह व्यंग्य से उसे घूर रही थी। सनी ने वापस देखा। क्या
छाया ने अपना सिर हिलाया और कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे वह भ्रमित होकर कंधे उचकाकर पीछे मुड़ गया। जो भी हो, अरे, लगता है हमारे यहाँ मेहमान आ गए हैं। क्या करें, क्या करें? यहाँ तो बहुत गंदगी है। इधर उधर देखते हुए सनी ने आह भरी राक्षस की लाश पर एक बार फिर नजर डाली और कुनाई को बुलाया। समझदारी इसी में थी कि भाग जाए। कौन जाने आखिर उन कदमों की आवाज क्या थी। शायद वो लोगों का एक समूह था, शायद वो कोई दुर्लभ प्राणी था जिसके बहुत सारे पैर थे। पता ही न चले तो बेहतर था। हालांकि उसका शिकार अभी खत्म नहीं हुआ था, उसे अभी अपनी ट्रॉफियां लेनी बाकी थीं। जाकर देखो। छाया को दूर भगाकर सनी घुटनों के बल बैठ गया और मृत प्राणी के कठोर मांस को काटने लगा। छाया के प्रभाव को बढ़ाने के बिना रक्तपिशाच को काटना इतना आसान नहीं था। फिर भी वह पहली आत्मा का टुकड़ा जल्दी से ढूंढने में कामयाब रहा। एक और टुकड़ा बाकी है। इस बीच साय ने बिन बुलाए मेहमानों को खोज लिया था। 6 इंसान पत्थर के खंडहरों में संकरे रास्ते पर सावधानी से चल रहे थे और एक भूतिया नीली लालटेन से अपना रास्ता रोशन कर रहे थे। वे सभी हटे कट्टे आदमी थे, बेमेल कवच पहने हुए और पूरी तरह से हथियारों से लैस। उनकी आंखें ठंडी और कठोर थीं। सनी ने अपनी भौहें उठाईं। अरे, अरे, ये तो सचमुच इंसान हैं। गनलॉग के गुंडों का एक झुंड आधी रात को महल की दीवारों के बाहर क्या कर रहा है? गनलॉग उस महल का मालिक था और इस घृणित जगह का स्वयंभू राजा भी। भूले हुए किनारे पर रहने वाले हर व्यक्ति को या तो उसकी सेवा करनी पड़ती थी या उसे कर देना पड़ता था। फिर भी कर आमतौर पर ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता था। मिडनाइट शॉट और पैरेट रॉक को हटाकर सनी ने दूसरे सोल शॉट की तलाश में ध्यान केंद्रित किया। वह इन सज्जनों के आने से पहले ही सड़क से गायब हो जाना चाहता था, लेकिन नीली रोशनी का घेरा बहुत तेजी से आ रहा था। आखिरकार चमकते क्रिस्टल की एक झलक पाकर सनी ने उसे झट से पकड़ लिया और अपने कवच में छिपा लिया। फिर उसने कुनाई को जमीन पर गिरा दिया और कई कदम पीछे हट गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे उसे पहले ही देख चुके थे। सावधान, वहां एक राक्षस है। जैसे ही सनी पीछे हट रहा था, उसकी ओर कई हथियार तान दिए गए। यह महसूस करते हुए कि हालात बेकाबू होने वाले हैं, उसने गला साफ किया और कांपती आवाज में कहा, ओह, ओह, कृपया मुझे चोट मत पहुंचाओ। मैं एक इंसान हूँ। ये कहते हुए उसने मन ही मन खुद को देखा। अपनी भूतिया पीली त्वचा और गंदे बालों और सूखे और ताज़ा खून की परतों से ढके अपने फटे हुए कवच के साथ सनी को सचमुच एक दुर्लभ प्राणी समझना आसान था। वह इन दिनों अपनी साफ सफाई और दिखावे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उम्मीद है इंसानी भाषा में बात करने से उसकी पहचान साबित हो जाएगी। सनी ने अपने हाथ ऊपर उठाकर ये दिखाया कि उसके पास हथियार नहीं है और एक कदम पीछे हट गया। महल की दीवारों से इतनी दूर, खासकर रात के समय, किसी और इंसान को देखकर 6 स्लीपर वाकई हैरान रह गए। उनकी क्षणिक उलझन का फायदा उठाते हुए वह सावधानी से और भी दूर चला गया। हिलना मत। आखिरकार स्थिति को समझते हुए महल के एक निवासी ने धमकी भरा आदेश दिया। सनी आज्ञाकारी रूप से ठिठक गया और अचानक कोई हरकत न करने की सावधानी बरत रहा था। अप्रत्याशित मेहमान पास आते गए और रक्तपिपासु की लाश पर नजर डालते हुए उसके पास से गुजरे। उनमें से एक बाकियों से ज्यादा लंबा और ज्यादा सुसज्जित था। सनी को खतरनाक निगाहों से घूरते हुए वो उसके पास पहुंचा और 1-2 कदम दूर रुक गया। वह आदमी सनी से कुछ साल बड़ा था। वह लंबा और हट्टा-कट्टा था। उसके चेहरे के निचले हिस्से पर एक छिटकी हुई दाढ़ी थी और उसकी पानी भरी नीली आंखों में एक क्रूर भाव था। उसके व्यवहार और यादों से यह बताना आसान था कि समूह के नेता ने भूले हुए किनारे पर कम से कम 3 साल बिताए थे। उसके पास यहाँ के ज्यादातर स्लीपर्स से ज्यादा मजबूत बनने का अनुभव और समय था। हालांकि ये भी स्पष्ट था कि वह गनलॉग की सेना में बहुत ऊंचे पद पर नहीं था, अन्यथा उसके उपकरण कहीं अधिक प्रभावशाली होते। फिर भी उस आदमी के कंधे पर रखा भारी भरकम कुल्हाड़ी वाकई तेज लग रहा था। उसे सनी के सिर पर गिराने में उसे बस 1 सेकंड ही लगा होगा। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सनी ने 1-2 बार पलकें झपकाईं, फिर सांस रोककर सावधानी से उत्तर दिया। ओह, मैं सनलेस हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ। शिकार दल के नेता ने, यदि वह ऐसा था, अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या यहाँ रहते हो? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो, बेटा? शहर में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। बाकी स्लीपर्स भी यही राय रखते थे, सिवाय एक के जिसने सनी को शक की निगाह से देखा। भौहें चढ़ाते हुए वह 1 कदम आगे बढ़ा और अनिश्चित स्वर में बोला, रुको, मुखिया, हो सकता है वह सच कह रहा हो।
मैंने सुना है कि एक पागल बच्चा है जो खंडहरों में अकेला रहता है। लंबे आदमी ने भौहें चढ़ाईं। वह कैसे संभव है? उसके अधीनस्थ ने सनी की ओर देखा और कंधे उचका दिए। मैंने जो सुना है उसके अनुसार उसका रूप उसे परछाई में छिपने में बहुत मदद करता है। मुझे लगता है कि वह चूहे की तरह रेंगता है और राक्षसों के खाने के बाद बचा हुआ खाना उठाता है। मुझे सच में नहीं पता, लेकिन महल में कोई उसके बारे में बात कर रहा था। मुझे लगा कि वे बस कहानियां सुना रहे हैं। सनी ने भौहें चढ़ाईं। पागल, लड़का, चूहा, हर कोई उसे गालियां देने पर क्यों मजबूर हो गया? इस बीच मददगार स्लीपर ने थोड़ा सोचा और कहा, मुझे लगता है कि वह उस कुतिया चेंजिंग स्टार के साथ शहर में आया था। सनी की भौहें खींच में बदल गईं। नीचे देखते हुए उसने अपनी परछाई से फुसफुसाया, ये लोग सचमुच बहुत असभ्य हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता? बेशक, उसकी फुसफुसाहट आसपास के सभी लोगों को आसानी से सुनाई दे रही थी। स्लीपर्स असमंजस में उसे घूर रहे थे। सनी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, मानो किसी चीज से चौंक गया हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उन सबको मार देना चाहिए? मेरा मतलब है, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? मुझे कम से कम उन्हें माफी मांगने का मौका तो देना चाहिए। शिकार दल का नेता एक कदम आगे बढ़ा और धीमी, गरजती आवाज में बोला, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, चूहे? सनी ने उसकी ओर घृणा और असंतोष से देखा। अरे, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। क्या तुम कृपया बीच में नहीं बोलोगे? लंबे आदमी के चेहरे पर एक चौड़ी, खतरनाक मुस्कान आ गई। एक आह भरते हुए सनी उसकी ओर मुड़ा और बोला, ठीक है, अगर तुम जिद करो। तुम लोगों ने मेरी सबसे प्यारी दोस्त अमर ज्वाला कुल की नेफिस को नाराज किया है। वह और मैं बहुत बहुत करीब हैं, इसलिए मैं तुम्हें उसे कहने के लिए माफी मांगने का एक मौका देता हूँ। अगर तुम नहीं मानते तो अपनी जिंदगी को अलविदा कह दो। पब फ्यूचर विज्ञापन। वृद्ध व्यक्ति कई सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर अचानक अपना सिर उठाकर हंसने लगा। ओह, ये तो बढ़िया है। सुना है दोस्तों, ये नन्हा नेवला हमें एक मौका देगा। कितना उदार, क्या हमें भी उदार होना चाहिए, है ना? आप क्या कहते हैं? आखिरकार लड़के का दिमाग खराब है। बाकी 5 स्लीपर उसके उत्साह में शामिल नहीं थे। उनमें से एक ने उदास होकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं चीफ, मुझे लगता है कि हमें उसे मार देना चाहिए। बेचारे मूर्ख को उसकी तकलीफ से मुक्त कर देना चाहिए, आप जानते हैं। इस बीच स्लीपर, जिसने पहले सनी की कहानी पर सहयोग किया था, फिर से भौहें चढ़ा रहा था। रुको दोस्तों, वो चेंजिंग स्टार के लोगों में से एक है, याद है? मेरा मतलब है, असली ग्रुप। वो लेबिरिंथ में पूरे 2 महीने अकेले ही जिंदा रहे थे। हमें उसे कम नहीं आंकना चाहिए। हालांकि नेता ने तिरस्कारपूर्ण उपहास के साथ उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने सुना है कि संत नेफिस अपनी पीठ पर मल की 2 बेकार बोरियां ढोकर महल तक गए थे। इस कुतिया को कमजोरों की देखभाल करने का शौक है ना? उसकी वह प्यारी छोटी दोस्त अंधी है, भगवान के लिए। मुझे यकीन है कि यह भी इससे बेहतर नहीं है। फिर वह सनी की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। मैं तुमसे कहता हूँ चूहे, हमें अपनी सारी यादें दे दो और हम इतने उदार होंगे कि तुम्हें जीवित रहने देंगे। अगर कोई जागृत व्यक्ति मर जाता तो उसकी स्मृतियां भी उसके साथ गायब हो जाती। स्मृतियां पाने का एकमात्र तरीका यही था कि मालिक अपनी इच्छा से उन्हें हस्तांतरित कर दे। हालांकि उस इच्छा पर जबरदस्ती या यातना का असर हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कम से कम इन जैसे लोगों के लिए तो नहीं। सनी ने पलकें झपकाईं, तो आप माफी नहीं मांगेंगे? लंबा आदमी मुस्कुराया, मुझे नहीं लगता। सनी ने आह भरी, अच्छा, तो तुम्हें मेरी यादें चाहिए, है ना? मेरे पास कुछ है, मुझे सोचने दो। ओह, ये कैसी रहेगी? एक हाथ नीचे करके उसने तोता पत्थर को बुलाया। वह तुरंत उसकी हथेली पर प्रकट हो गया, हमेशा की तरह नीरस और साधारण लग रहा था। शिकार दल का नेता सनी के चेहरे से नजरें हटाए बिना भौहें चढ़ाए खड़ा था। अपने भद्दे बाहरी रूप के बावजूद वह सतर्क और सतर्क था। वर्षों के अनुभव ने उसे अपनी सतर्कता कभी कम न करने की सीख दी थी। एक क्षण बाद चट्टान बोली, तुम्हारे पीछे ये सबसे बुनियादी तरकीब थी। लंबा आदमी मुस्कुराया, अभी भी सनी की आंखों में देख रहा था। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा? हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, कुनाई का ब्लेड पीछे से उस पर लगा, जो उस व्यक्ति की खोपड़ी के पिछले हिस्से में घुस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अध्याय 99 पीछा। सनी ने पहले ही राक्षस के शरीर के पास खंजर गिरा दिया था और फिर इस स्थिति को संभव बनाने के लिए सारे कदम पीछे खींच लिए थे।
जैसे ही तोता रॉब बोला, उसने अदृश्य डोरी खींच दी, जिससे कुनाई उसकी ओर वापस उड़ गया। वह लंबा चौड़ा बदमाश भी संयोग से उसके रास्ते में नहीं था। तुमने मार डाला है। शिकार दल के नेता को सचमुच उस पत्थर की बात सुननी चाहिए थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। छाया और मजबूत होती जाती है। स्लीपर्स के कुछ कर पाने से पहले ही सनी आगे बढ़ चुका था। साया बहुत पहले ही उसके शरीर से लिपट चुका था, जिससे उसकी गति और भी तेज हो गई थी। मिडनाइट शॉट को बुलाकर उसने तेजी से सबसे नजदीकी दुश्मन पर वार किया, जिससे उसकी कोहनी से हाथ अलग हो गया। ब्लेड उसके जादुई प्लेट कवच के वम्ब्रेस और काउंटर के ठीक बीच में लगा। सनी के लिए ये लोग धीमे और अनाड़ी थे, उनकी शक्ति और तकनीक में भारी कमी थी। लाल रंग की भूल भुलैया से गुजरते उस कष्टदायक सफर के बाद चेंजिंग स्टार से युद्ध में तलवार चलाना सीखकर वह पहले से ही उनसे ज्यादा अनुभवी हो चुका था। शापित शहर में अकेले शिकार और जिंदा रहने में बिताए 3 महीनों ने उनके बीच की खाई को और भी चौड़ा कर दिया। आसान शिकार जैसा दिखने के बावजूद सनी बिल्कुल भी आसान शिकार नहीं था। हालांकि वह इतना मूर्ख नहीं था कि उन सभी 5 को चुनौती दे। मनुष्य भले ही दुर्लभ प्राणियों से कमजोर रहे हों, लेकिन जो चीज उन्हें वास्तव में खतरनाक बनाती थी वह थी उनकी अप्रत्याशितता। प्रत्येक पहलू अद्वितीय था, जो मनुष्यों को अकथनीय क्षमताओं के एक दुर्जेय शस्त्रागार से सुसज्जित करता था। किसी ऐसी चीज का सामना करना जिसे आप समझ नहीं सकते थे, मृत्यु का सबसे निश्चित रास्ता था। आश्चर्य का लाभ समाप्त हो जाने के बाद सनी ने निर्णय लिया कि अब पीछे हटने का समय आ गया है। वह पलटकर रोशनी के घेरे से बाहर कूद गया और भाग गया। इन संकरी गलियों में अंधेरे में देख सकने वाले किसी व्यक्ति का पीछा करना वाकई मुश्किल था, इसलिए बिना किसी चोट के बच निकलने की पूरी संभावना थी। हालांकि कुनाई अभी भी सनी की कलाई से चिपकी हुई थी। मृत नेता की खोपड़ी से फिसलकर वह जमीन पर गिरी और पत्थरों से जोर से टकराए, फिर कुछ मीटर दूर उछलकर फिर से फुटपाथ से टकराए, जिससे और भी ज्यादा शोर हुआ। पकड़ो उस कमीने को, उसने मुखिया को मार डाला। पत्थर पर धातु के टकराने की आवाज सुनकर स्लीपर्स सनी के पदचिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़े। कितना दृढ़ निश्चयी समूह है। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने अपना हाथ खो दिया था वह भी हमलावर से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था। या तो उसके पास खून बहने से रोकने का कोई रास्ता था, या फिर वह हमलावर को भागने नहीं देना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। शहर का ये हिस्सा सनी का शिकारगाह था। वह इन गलियों के हर कोने को अपनी 5 उंगलियों की तरह पहचानता था। सच कहूं तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। अगर उसने सोच समझकर रास्ता न चुना होता तो वे कब के किसी भयानक फॉलन जीव को परेशान करके उसका निवाला बन चुके होते। यहाँ कुछ ठीक नहीं था। गनलॉक के लोग भले ही गुंडे थे, लेकिन वे अनुभवी और कुशल शिकारी थे। उन्हें शहर से डर लगता था और वे जानते थे कि महल की दीवारों के बाहर कैसे व्यवहार करना है। अन्यथा वे सभी बहुत पहले ही मर चुके होते। यदि सोचे तो उन्हें रात में शहर के आसपास कहीं भी जाते देखना अत्यंत दुर्लभ था। क्या ये मूर्ख सचमुच शिकारी थे? अगर नहीं तो फिर वे क्या कर रहे थे? सनी ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि उनमें से एक को बाद में पूछताछ के लिए जिंदा छोड़ दे, लेकिन फिर उसने मना कर दिया। सच कहूं तो उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नज़रों में इंसानी कामों का आकर्षण बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। उसके पास करने के लिए और भी बहुत से दिलचस्प काम थे। अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचकर सनी सीढ़ियों पर ही रुक गया और घबराहट का नाटक करने लगा। 5 स्लीपर एक बार फिर अपने शिकार पर नजर डालने में कामयाब हो गए। दुबला पतला बच्चा एक बड़ी खंडहर इमारत के प्रवेश द्वार के सामने झिझक रहा था। उसके गंदे पीले चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, कहीं कोई रास्ता न निकल जाए। उन्हें देखकर वह चौंक गया और आंखों में हताशा लिए इमारत में घुस गया। अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है, चूहे, उस आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, जिसका हाथ सनी के ब्लेड से कट गया था। हत्या के इरादे से स्लीपर्स पागल युवक का पीछा करते हुए इमारत में घुस गए। डॉट डॉट डॉट। हालांकि अंदर पहुंचकर उन्हें उस डरे हुए बच्चे का कोई निशान नहीं दिखा। बस उन्हें जमीन पर पड़ा एक साधारण सा पत्थर दिखाई दिया। जब एक हाथ वाले व्यक्ति को देर से एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो चट्टान ने अशुभ स्वर में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अपने जीवन को अलविदा कहो। एक सेकंड बाद एक विशाल आकृति अंधेरे से बाहर निकली। आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उनकी आंखों में एक भयावह काले कवच से सुसज्जित शाही योद्धा की आकृति प्रतिबिंबित हुई। वह जीव 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। उसका गॉथिक कवच चुम्पहीन एंथ्रेसाइट स्टील से बना था।
कवच का हर हिस्सा जटिल नक्काशी से सजा हुआ था जो इतनी भयावह कहानी बयां कर रहा था कि कोई भी उसे देर तक देखकर पागल हो जाए। काले शूरवीर के हेलमेट पर घुमावदार सींग लगे थे जो शायद कभी पनप रहे होंगे। उसके छज्जे की संकरी दरार में दो भयानक लाल लपटें अवर्णनीय भय के साथ जल रही थीं। इससे पहले कि स्लीप प्रतिक्रिया कर पाता, ऊपर से एक भारी काला ब्लेड गिरा, जिसने बिना किसी प्रयास के उसके शरीर को सिर से कमर तक अलग कर दिया तथा मांस, हड्डी और कवच को भी उसी आसानी से काट डाला। खून की एक धार फर्श पर बह निकली। डॉट डॉट डॉट। खंडहर हो चुके गिरजाघर के एक सहायक बीम पर चढ़कर सनी बैठ गया और नीचे हो रहे नरसंहार को देखने लगा। साले का आज बहुत मूड खराब है। अच्छा, मजे करो। कुछ देर बाद जब चीखों की गूंज धीमी पड़ने लगी तो उसने आह भरी और दूर फर्श पर पड़ी लाशों को गिनने लगा। इन्हें गिनना कठिन था क्योंकि उनमें से अधिकांश टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ये सुनिश्चित करते हुए कि पीछा करने वालों में से कोई भी जीवित न बच जाए, सनी ने भौहें चढ़ाईं और अपना सिर हिलाया। 6 लोग। उनका गायब होना किसी की नज़रों से ओझल नहीं होगा, खासकर अगर वे वाकई कोई गलत काम कर रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने खुद को मुसीबत में डाल लिया है। अध्याय सुस्पष्ट विवेक। काला शूरवीर कई मिनट तक बिना हिले डुले अपने दुश्मनों की लाशों को चुपचाप देखता रहा। उसकी भयानक तलवार की धार से खून की बूंदें गिर रही थीं, जो उसके पैरों के नीचे जमा हो रही थीं। उस क्रूर प्राणी के विचार एक रहस्य थे। सच कहूं तो सनी को इस बात का भी यकीन नहीं था कि जानलेवा काले स्टील का यह अजय पहाड़ चेतन है। इस संबंध में शापित शहर के राक्षसी निवासी थोड़े अजीब थे। आमतौर पर उच्च वर्ग के दुर्स्वप्न जीवों में एक विकृत बुद्धि होती थी, जो अक्सर मनुष्यों के बराबर होती थी और कभी-कभी उससे भी बढ़कर। हालांकि ये नियम इस भयावह जगह के हर राक्षस पर लागू नहीं होता था। सनी के अवलोकन से खंडहर शहर के निवासियों को मोटे तौर पर 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता था। पहले समूह में विभिन्न जीव शामिल थे जो दीवार के बाहर से यहाँ आए थे, चाहे वे भूलभुलैया से हो या गहरे समुद्र की गहराइयों से। ये घृणित जीव कमोबेश उस जादू के अप्राकृतिक नियमों का पालन करते थे जिनसे हर जागृत व्यक्ति परिचित था। दूसरा समूह अलग था। उसे शक था कि ये जीव या तो शहर के प्राचीन निवासियों के अवशेषों से बने थे या फिर अजीब तरह से कभी ये जीव रहे होंगे। प्रेत, जैसा कि वह उन्हें कहता था, कहीं ज्यादा अथाह और खतरनाक थे। उनकी शक्तियां और व्यवहार किसी भी तरह के तर्क या समझ से परे थे। ब्लैक नाइट इन खतरनाक भूतों में से एक था, इसीलिए सनी को उसकी हरकतों का अंदाजा लगाने में दिक्कत होती थी। अधिकांश समय शाही शैतान केवल खंडहर हो चुके गिरजाघर के भव्य हॉल में गश्त लगाने तथा अंदर आने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालने में ही संतुष्ट रहता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने उन बेचारे मूर्खों को मार डाला था। एक आह भरते हुए सनी सपोर्ट बीम के ऊपर लेट गया और अपनी अस्थायी आरामगाह की घातक ऊंचाई पर ध्यान न देते हुए आंखें बंद कर लीं। वह अपने रात के कामों को जारी रखने से पहले एक गहरी सांस लेना चाहता था। जल्द ही भारी कदमों की आवाज ने उसे सूचित किया कि कमीने ने अपनी कभी न खत्म होने वाली गश्त फिर से शुरू कर दी है। चलो, छुटकारा तो मिला। हालांकि अब कोई भी चीज उसकी शांति में खलल नहीं डाल रही थी, फिर भी सनी को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसकी अंतरात्मा की आवाज बातचीत करने के मूड में थी। ओह सनी, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? उसने भौहें चढ़ाईं। भूलने को क्या था, वह तो बस सांसें ले रहा था। फिर बाहर जाने से पहले उसे इन मरे हुए शिकारियों की चीजों को खंगालने के लिए भी सही मौके का इंतजार करना था। तुमने अभी अभी 6 लोगों को मार डाला, क्या तुम्हें कोई अपराधबोध नहीं है? सनी इस सवाल से थोड़ा चौंका। उत्सुकतावश उसने अपनी भावनाओं को सुना और इस नतीजे पर पहुंचा कि नहीं, उसे जरा भी अपराधबोध नहीं है। ये तीसरी बार था जब उसने किसी इंसान की हत्या की थी। माना कि पहली बार ऐसा एक दुस्वप्न के अंदर हुआ था, जहां लोगों को बस भ्रम माना जाता था। हालांकि सनी को यकीन नहीं था कि वह इस सिद्धांत पर विश्वास करता है। बूढ़े दास व्यापारी की पीड़ा इतनी वास्तविक लग रही थी कि वह बस उसकी कल्पना मात्र थी। दूसरी बार, खैर, वह इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहता था। खैर, यह तो महल में ही हुआ था और उसकी जिंदगी का वह हिस्सा खत्म हो चुका था। तीसरी बार सबसे साफ सुथरा था। वैसे भी वे गुंडे उसे लूटने और मारने वाले थे। सनी ने अदृश्य डोरी खींचकर अपने नेता को मौत के ठंडे आगोश में डालने से बहुत पहले ही उनके इरादों को भांप लिया था। वह भागने की कोशिश कर सकता था, लेकिन वे बहुत बदतमीज थे। अगर गुंडों ने सिर्फ उसका अपमान किया होता तो सनी शायद बिना खून खराबे के टकराव खत्म करने की कोशिश करता, लेकिन उन्होंने नेफिस का अपमान किया।
इन कमीनों को मौत ही मिलनी चाहिए थी। हालांकि चेंजिंग स्टार के साथ उसका रिश्ता बिगड़ गया था, फिर भी वह उसकी बहुत परवाह करता था। महल छोड़ने का मतलब यह नहीं था कि वह उनकी दोस्ती भूल गया था, बस वहां रहने से ज्यादा जाने के कारण थे। एक गहरी सांस लेते हुए सनी ने नीले कांच से बनी खूबसूरत बोतल निकाली। ये कैसी का विदाई उपहार था जो उसने बिछड़ने से पहले उसे दिया था। उसने इस याद को बहुत संजोकर रखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। बोतल को अपने होठों से लगाकर सनी ने ठंडे स्वादिष्ट पानी के कई घूंट लिए और अपनी आंखें खोली। वह अब और आराम नहीं करना चाहता था। बेहतर होगा कि वह आगे बढ़े। तारानकन तारानकन तारानकन। बाहर निकलने से पहले सनी अपने कमरे में वापस आया और एक कोने में रखे लोहे के बड़े संदूक के पास गया। थोड़ी ताकत लगाकर उसने भारी ढक्कन उठाया और अपने खजाने को निहारा। संदूक के अंदर 100 से ज्यादा खूबसूरत आत्मा के टुकड़े अंधेरे में धीरे धीरे चमक रहे थे। उन्हें देखकर सनी का मन हमेशा खुश हो जाता था। हालांकि उसे खुद आत्मा के टुकड़ों की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वे एक मूल्यवान संसाधन थे। यहाँ भूले हुए तट पर शयन करने वालों के बीच ये टुकड़े एक प्रकार की मुद्रा थे। इनकी 100 की संख्या अकल्पनीय थी। जीवन भर कंगाल रहने के बाद सनी अंततः अमीर बन गया। पैसा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। अगर कोई व्यक्ति किले की दीवारों के अंदर रहना चाहता था तो उसे हर हफ्ते एक आत्मा के टुकड़े का कर देना पड़ता था। जो लोग इसे वहन नहीं कर सकते थे उन्हें बाहर ही रहना पड़ता था। फाटक के ठीक बाहर एक अस्थायी बस्ती में रहना पड़ता था जहां अक्सर राक्षस हमला करते थे। इसके बावजूद उन्हें खाने के लिए पैसे देने पड़ते थे या फिर खुद शिकार करना पड़ता था, जिससे अक्सर उनकी मौत हो जाती थी। सनी ने इन 3 महीनों में जितना कुछ इकट्ठा किया था उससे वह चाहता तो सालों तक उस महल में आराम से रह सकता था, जो कि जाहिर है उसने नहीं किया। जब उसके पास पहले से ही अपना महल था तो वह रहने का खर्च क्यों उठाएगा। ऐसा घर जिसमें कोई शोरगुल करने वाला पड़ोसी न हो और परिसर की सुरक्षा के लिए कोई भयानक संरक्षक भी न हो। संदूक में 2 नए आत्मा के टुकड़े डालते हुए सनी ने आखिरी बार अपने ड्रैगन भंडार पर नजर डाली और संतुष्ट मुस्कान के साथ ढक्कन बंद कर दिया। शायद अब महल में फिर से जाकर कुछ चीजें खरीदने का समय आ गया था। नहीं नहीं, पिछली बार उसने अपनी जरूरत की हर चीज खरीद ली थी। ज्यादा पैसे खर्च करने से लोगों को शक हो जाएगा कि वह उतना ही दयनीय है जितना सब उसे समझते थे। महल में मौजूद सभी स्लीपर्स में से सिर्फ 3 लोग ही जानते थे कि वह सिर्फ परछाई में छिपने और खतरे से बचने में ही माहिर नहीं था। वे थे नेफिस, कैसी और कैस्टर, वह कमबख्त कमीना।